हाँ जी, क्लास 11th वालों कैसे हो आप सभी। सब लोग क्लास 10th और 12th के पेपर लीक्स करा रहे हैं, तो हम सोचे कि क्लास 11 को क्यों छोड़ा जाए। पेपर लीक ही नहीं मैं करवा रहा हूँ, बस इतना मैं करवा रहा हूँ कि आपके जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं या फिर मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं कि आपके एग्जाम्स में जो आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, उनको मैं लेके आ गया हूँ। हर चैप्टर से 3-3 ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं कराऊंगा, जिसको प्लीज़ आप करके जाना, क्योंकि क्लास 11 का भी तो पेपर है। क्योंकि यहाँ पास हो गए तभी तो अगले साल 12th दोगे, तभी तो सब पेपर लीक होगा, है ना। चलो जी, स्टार्ट करते हैं क्लास 11 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बायोलॉजी के। ठीक है जी, ठीक है, स्टार्ट करते हैं ना। सबसे पहला चैप्टर हमारा आता है द लिविंग वर्ल्ड। द लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। पहला क्वेश्चन है द लिविंग वर्ल्ड से कि डिफाइन टेक्सोनॉमी एंड इट्स सिग्निफिकेंस इन बायोलॉजी। मतलब भैया टेक्सोनॉमी होती क्या है वो बताइए, और उसका क्या रोल है बायोलॉजी में, ठीक है, वो आपको बताना। टेक्सोनॉमी इज अ साइंस ऑफ क्लासिफाइंग ऑर्गेनिजम्स इनटू हायरार्किकल ग्रुप। हायरार्की क्या होती है, याद करो, टेक्सोनॉमिकल हायरार्की। देखो, हायरार्की कहते हैं कि एक लैडर वाइज होती है, मतलब एक सीरीज। जैसे सबसे ऊपर हमें हमें क्या होता है, हमारे पास किंगडम, देन उसके बाद होता है क्या, फाइलम, देन क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसी। तो ये क्या है, ये एक तरह का, ये क्या है, एक सिस्टम है। तो एक लैडर ही तरह हुआ ना, मतलब एक सीढ़ी जैसी। तो इसी को हम लोग कहते हैं हायरार्की, ठीक है। और जब इसको हर एक हायरार्की को इंक्लूड करके पढ़ाई किया जाए, बोलते हैं टैक्सोनॉमिकल हायरार्की, ठीक है जी। तेरा बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होंगे उनमें, ठीक है। इवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या होगी इनकी, मतलब इवोल्यूशनरी बेस्ड पे इनकी क्या हिस्ट्री होगी, कैरेक्टरिस्टिक्स इनमें क्या क्या होंगे, और ठीक है, यही सारी चीज़ें हम कैटेगराइज करते हैं किसमें, टैक्सोनॉमिकल हायरार्की में पढ़ते हैं, ठीक है। इट हेल्प्स इन ऑर्गेनाइजिंग द वास्ट डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स, मेकिंग इट ईजियर टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड रिलेशंस अमंग डिफरेंट स्पीसीज। कहने का मतलब कि हम इसको इस तरह समझते हैं कि भैया एक स्पीसी हो गई, मान लो एक ऑर्डर हो गया, इन दोनों में जो ऑर्गेनिज्म आएंगे तो ये एक दूसरे से कैसे क्लोज रिलेटेड होंगे, या फिर कैसे ये इंटर रिलेटेड होंगे एक दूसरे से, उन सब चीज़ों के बारे में हम इसमें पढ़ते हैं, किसमें, टैक्सोनॉमी में, ठीक है। चल, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज बायनोमियल नोमेनक्लेचर, व्हाट इज बायनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है। एंड प्रोवाइड एंड अच्छा, प्रोवाइड दिस आंसर विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। तो पहले चीज, बायनोमियल नोमेनक्लेचर का मतलब आप समझ लीजिए कि बाई का मतलब होता है दो। बाई का मतलब क्या होता है जी, दो। और बाई का मतलब दो होता है, नोमियल का मतलब होता है नेम, यानी कि नेमिंग। मतलब जब किसी के दो नाम दिए जाएं तो बोलते हैं बायनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है। तो कह रहा कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर इज अ सिस्टम ऑफ मीनिंग स्पीसी यूजिंग टू टर्म्स, यूजिंग टू टर्म्स। यहाँ पे दो टर्म्स हम यूज करके पढ़ेंगे, ठीक है। एक होगा हमारा जीनस और एक होगा हमारा स्पीसी, ठीक है, ठीक है जी। जीनस को आपकी एनसीईआरटी जेनरा भी बोलती है, ठीक है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। एग्जाम्पल इसका क्या है, होमो सैपियंस। तो होमो क्या हो गया, होमो हो गया आपका जेनरा यानी कि जीनस, और सैपियन क्या हो गया आपकी स्पीसी, ठीक है। रिफर्स टू ह्यूमन, ह्यूमन बींग्स को हम बोलते हैं होमो सैपियंस, ठीक है। यहाँ पे बता रहा है कि वेयर होमो इज अ जीनस एंड सैपियन इज अ स्पीसी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका कि लिस्ट मेजर टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर किसे कहते हैं, देखो ध्यान समझना। असेंडिंग ऑर्डर मतलब चढ़ते हुए, मतलब सबसे स्टार्टिंग कौन होगा, सबसे छोटा। तो सबसे छोटा स्टार्टिंग में कौन होगा, स्पीसी। तो देखो ना, सबसे छोटा कौन है, स्पीसी है, देन उसके बाद जीनस है, देन उसके बाद कौन है, फाइलम, फैमिली है, देन ऑर्डर, क्लास, फाइलम, डिवीजन। अच्छा, फाइलम हम यूज करते हैं किसके लिए, एनिमल्स के लिए। अगर प्लांट्स होगा तो इनके लिए हम डिवीजन बोलते हैं, ठीक है। देन किंगडम, एंडोमेट, ठीक है, सो ऑन। तो इसकी एक ट्रिक है, बता देना हूँ याद करने के लिए। कैप को फेट्स, देखो कैप को मतलब COFGS, फेट्स, कैप को फेट्स, ऐसा करके एक ट्रिक आप बना सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, हमारा सेकंड चैप्टर जो है उसका है। क्वेश्चन क्या है कि डिस्क्राइब द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रोवाइडेड बाय RH विटेकर। विटेकर जी के 5
किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन जो थे उनके बारे में आप बताइए। तो आंसर क्या है, विटेकर्स 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इंक्लूड्स, इनके विटेकर जी के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या क्या थे? पहला मोनेरा, देन प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया। ठीक है जी। अब बात ये आती है कि मोनेरा में कैसे नेचर के हैं। पहले तो याद रखिएगा प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स मतलब कि एंसेस्ट्रल वंस, जिनमें बाउंड्रीज नहीं होती, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है जी। नेक्स्ट है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब एक सेल के बने होंगे। एग्जांपल इसका बेस्ट आता है बैक्टीरियल्स का। सेकंड वन इज प्रोटिस्टा में यूकैरियोट्स आ गए, मतलब कि ट्रू बैक्टीरियाज। एनसीईआरटी कहती है यू का मतलब क्या है, ट्रू। मतलब ट्रू किस सेंस में? याद रखना, ये जो कैरियोटिक वर्ड आता है, चाहे प्रोकैरियोट में कैरियोटिक आया चाहे यूकैरियोटिक, ये कैरियोटिक वर्ड ही डिफाइन करता है न्यूक्लियस को, क्योंकि न्यूक्लियस के लिए हम एक वर्ड पढ़ते हैं कैरियो। कैरियो, ठीक है जी। कैरियो वर्ड ही रिफर करता है किसको? न्यूक्लियस को। ठीक है। तो यहाँ पे यूकैरियोट मतलब यू मतलब ट्रू, कैरियोटिक मतलब कि न्यूक्लियस, जिसमें ट्रू न्यूक्लियस उसे बोलते हैं यूकैरियोट्स। मोस्टली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। एग्जाम्पल अमीबा, सिंगल सेल। ठीक है जी। नेक्स्ट है फंजाई। फंजाई में भी यूकैरियोट्स होते हैं। यहाँ पे मल्टी सेलुलरिटी आपको दिखेगी, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होंगे। मल्टी सेलुलर मतलब ढेर सारे सेल्स के बने हुए, यहाँ पे यूनिसेलुलर नहीं होंगे। ठीक है। विथ काइटिनियस सेल वॉल, ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी इसकी फंजाइज की कि इनकी जो सेल वॉल होगी वो काइटिन की बनी होगी। ठीक है। एग्जाम्पल होगा मशरूम का। नेक्स्ट वन इज प्लांटी। आगे हम लोग हायर पे यूकैरियोट तो होगा ही, ऑब्वियस सी बात है, और मल्टी सेलुलर होंगे, बिल्कुल ऑब्वियस बात है। फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स होंगे। फोटोसिंथेटिक अगर टर्म बोल दिया गया तो कंफर्म आप जान लो कि भैया फोटोसिंथेसिस कब होता है? जब उनके पास ग्रीन पिगमेंट हो। कौन कौन से? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी। ठीक है जी। एग्जाम्पल ट्रीज का है। एनीमिलिया की बात करूं तो यूकैरियोट्स, मल्टी सेलुलर्स, हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। एग्जाम्पल होगा इसके एनिमल्स। ठीक है जी। चल सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेकंड क्वेश्चन है व्हाट आर दी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया मैंने बता दिया था आपको। ठीक है जी। देखो आर्की बैक्टीरिया क्या है, एक तरह के प्रोकैरियोट्स तो हैं। अच्छा, होता क्या है, आर्की बैक्टीरिया की कैरेक्टरिस्टिक चीजें क्या है, ये हार्श कंडीशन में भी सर्वाइव करते हैं। ठीक है। तो आर्की बैक्टीरिया ऑर्गेनिजम्स आल्सो नोन एज फॉर सर्वाइविंग इन एक्सट्रीम इन्वायरमेंट, मतलब कठिन से कठिन इन्वायरमेंट इनको दे दो, ये सर्वाइव कर जाएं। ठीक है। क्यों ऐसा क्यों होता है? बिकॉज दे हैव स्पेशलाइज्ड सेल, इनकी सेल मेम्ब्रेन यूनिक लिपिड्स की बनी होती है, यूनिकनेस होती है इनमें, लिपिड्स की बनी होती है इनकी सेल, और ये डिस्टिंक्ट होती है इनकी जेनेटिक मटेरियल, डिफरेंशिएटिंग फ्रॉम देम फ्रॉम अदर बैक्टीरिया। और ये क्या करता है, और बैक्टीरिया से अलग होती है, जिससे इनमें सर्वाइवल एबिलिटी बिल्ड होती है बहुत अच्छी से। इसी के बेस पे हम आपको, मतलब कि आप जब एनसीईआरटी सीरीज देखोगे ना मेरी स्टार्टिंग की वीडियोस, वहाँ पे मैंने बताया इसके बेस पे ये 3 टाइप के होते हैं। एक है मिथनोजेंस, एक होंगे हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स मतलब कि जो एक्सट्रीम सॉल्टी कंडीशन रहे, और मिथनोजेंस जो रूमिनेंट के गट में मिले। ठीक है जी। ऐसे ऐसे करके वहाँ पे 3-4 एग्जाम्पल हम दिए हैं। ठीक है, आप उसको देख लेना, मैं पिन कर दूंगा ऊपर। ठीक है। नेक्स्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन वायरसेस एंड वेरॉइड्स। वायरसेस आर इन्फेक्शियस एजेंट, याद रखना, ये एक तरह के इन्फेक्शियस एजेंट हैं। कंपोज्ड, अच्छा होते बने किसके होते हैं? कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में क्या है? न्यूक्लिक एसिड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल्स, वेदर इट विल बी डीएनए और इट विल बी आरएनए। ठीक है जी। चाहे वो राइबोस टाइप होता है, डीऑक्सीराइबोस टाइप हो, इंक्लोज इन अ प्रोटीन कोट। जो ये प्रोटीन कोट होती है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं कैप्सिड्स। ठीक है। वेरॉइड्स ऑन अदर हैंड आर स्मॉलर इन्फेक्शियस एजेंट्स। जो वेरॉइड्स होते हैं ये छोटे होते हैं, कंसिस्टिंग ऑफ सनली ऑफ शॉर्ट स्ट्रैंड्स ऑफ सर्कुलर आरएनए। इनके पास सर्कुलर आरएनए होगा विदाउट प्रोटीन कोट। याद रखिए, देखो मैं बता रहा हूँ वायरसेस का मेन क्या है, ये होती है प्रोटीन कोटिंग, ऐसा बेंजीन जैसा। ठीक है जी। अब ये जो खाली डब्बा है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं हम लोग कैप्सिड। ये क्या है? ये इसको बोला वेरॉइड से। इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है ना, इसको मैं अलग कर दूं तो ये जेनेटिक मटेरियल क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका वेरॉइड्स। ठीक है जी। ठीक है। ये वायरसेस के कैप्सिड्स हैं। ठीक है, ये कैप्सिड्स, ये वेरॉइड्स। ठीक।
हाँ, नेक्स्ट चैप्टर में आता है हमारे पास प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम क्या है? पहला क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स। एक्सप्लेन द लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स की लाइफ साइकिल को आप एक्सप्लेन करिए। देखो भाई, याद रखिएगा, यहाँ पे मैं कैरेक्टरिस्टिक्स चीजें बताऊंगा ब्रायोफाइट्स के। हाँ जी, देखिए, ब्रायोफाइट्स एग्जिबिट अ हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। व्हाट डू यू मीन बाय हैप्लोडिप्लॉन्टिक? थोड़ा सा गौर करिएगा। हैप्लोडिप्लॉन्टिक का मतलब क्या? हैप्लो मतलब हैप्लॉइड्स, एन डिप्लॉन्टिक मतलब डिप्लॉइड्स यानी 2n। मतलब इनमें एक कंडीशन ऐसे आएगी जहां पे ये स्पोरोफाइट्स बनाएंगे, एन कंडीशन, और एक कंडीशन ऐसे आएगी जहां पे ये उसका मतलब कि आप स्पोरोफाइट्स का मतलब कि डबल एन होगा। इन द सेंस मैं कह दूं ये माइटोटिक, ये मियोटिक। ठीक है जी। और इसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक बात है? इसमें और कैरेक्टरिस्टिक वाली बात ये है, अल्टरनेटिंग बिटवीन अ डोमिनेंट गैमेटोफाइट। याद रखो, गैमेटोफाइट क्या होते हैं? जो गैमेट्स बनाए, तो जो गैमेट्स होंगे वो ऑलवेज एन नंबर में होते हैं। ठीक है जी। तो गैमेटोफाइट क्या है? हैप्लॉइड है, बोले तो एन नंबर। ठीक है जी। हैप्लॉइडिक स्टेज एंड स्पोरोफाइट जो होगा उनका डिप्लॉन्टिक स्टेज होगा, बोले तो 2n। डिप्लॉन्टिक स्टेज यानी कि 2n। ठीक है। नेक्स्ट वन इज द गैमेटोफाइट प्रोड्यूसेस गैमीट्स। ऑब्वियस बात है, गैमेटोफाइट नाम ही है गैमेटोफाइट, तो गैमेटोफाइट क्या निकलेगा? प्रोड्यूस करेगा गैमेट्स। ठीक है। विच फ्यूजेस टू फॉर्म जाइगोट। याद रखना, जो फ्यूज होके मिल के बनाएगा जाइगोट। ठीक है जी। डेवलपिंग इन अ स्पोरोफाइट, और ये जाइगोट स्पोरोफाइट में ही डेवलप करेगा। द स्पोरोफाइट जनरेट्स स्पोर्स। ऑब्वियस बात है कि भैया नाम स्पोरोफाइट है तो स्पोर ही निकालेगा, और स्पोर है। ठीक है। थ्रू किससे? मियोसिस के थ्रू। मतलब मियोसिस क्या है? मियोसिस इज दैट टाइप ऑफ डिवीजन जिसमें एक से चार बने, विच ग्रोन इनटू न्यू गैमेटोफाइट, जो नए गैमेटोफाइट का जनरेशन करवाता। ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट वन इज व्हाट आर द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी। एल्गीज के इकोनॉमिकल क्या इंपॉर्टेंस है वो बताइए, जो कि इनका बहुत इंपॉर्टेंस है। कैसे ही, चलिए देखते हैं। एल्गी आर वाइटल फॉर वेरियस रीजंस। बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत चीज़ों के। अब आइए देखते हैं कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जिनके लिए एल्गी बहुत इंपॉर्टेंट। पहला कि एज अ फूड सोर्स। एज अ फूड सोर्स, कौन से फूड सोर्स? इट कैन बी कंज्यूम्ड डायरेक्टली, जिसको हम बोलते हैं पोरफायरा। ठीक है। इट कैन बी यूज्ड इन इंडस्ट्रियल यूजेस। जस्ट फॉर एग्जांपल, agar extracted from red algae is used in the food and laboratories। याद रखना, ये अगार जेल होता है। ठीक है। ये जो अगार होता है, ये क्या होता है? एक तरह का जेल होता है। ठीक है। जो कि कैसा होता है? न्यूट्रिटिव होता है। कैसा होता है? न्यूट्रिटिव होता है। नेक्स्ट है, इट कैन बी यूज्ड एज अ बायो फर्टिलाइजर। ठीक है। कैन बी यूज्ड एज अ बायो फर्टिलाइजर। क्यों भाई? जो ब्लू ग्रीन एल्गी होता है वो आपकी सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा देता है, एनहांसिंग द सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। भाई आपके एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को बढ़ा देगा। इन द सेंस मैं कह दूं कि थोड़ा सा नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया का रिचनेस बढ़ा देगा, जैसे कि एजिटोबैक्टर हो गया, बेंजरनिकिया हो गया, एनाबीना, एजिटोबैक्टर और नाइट्रोसोमेनाज हो गए। ये सारी चीज़ों को एक्सटेंड करेगा, मतलब कि फेवर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू जिम्नोस्पर्म्स आर डिफरेंट फ्रॉम एंजियोस्पर्म्स। ऑब्वियस रीजन से कुछ आप कैरेक्टरिस्टिक्स में मार्क कर दे रहा हूँ। देखो क्या क्या रीजन। जिम्नोस्पर्म जो होते हैं वो नेक्ड सीड होते हैं, नॉट इंक्लूड। इनके सीड्स ना फ्रूटिंग बॉडी से कवर नहीं होते। इनके जो सीड्स होते हैं जिम्नोस्पर्म के, इनका सीड बाहर होगा और फ्रूटिंग चीज इनसाइड होगी। ठीक है जी। नॉट इंक्लूड विद द फ्रूट, फ्रूट के अंदर ये बंद नहीं होते। वाइल जबकि एंजियोस्पर्म का इसका जस्ट अपोजिट है। एंजियोस्पर्म प्रोड्यूसेस सीड्स इंक्लोज्ड विद इन फ्रूट्स। फ्रूट के अंदर सीड होती है। ठीक है जी। एंजियोस्पर्म, जैसे कि एग्जांपल ले लो एक सेब का। तो सेब क्या है? सेब का खाने वाला पार्ट जो होता है मेसोकार्प ऊपर होता है, और इनसाइड में क्या होते हैं? सीड्स होते हैं। ठीक है। एडिशनली जिम्नोस्पर्म लैक्स फ्लावर। जिम्नोस्पर्म में क्या किस चीज की कमी होती है? फ्लावर नहीं होंगे। ठीक है जी। वेयर एज एंजियोस्पर्म बियर्स फ्लावर। क्यों भाई?
एंजियोस्पर्म में फ्लावर क्यों होगा? अरे भाई फ्लावर होगा तभी तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, तभी तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैन बी पॉसिबल। अजी सही है। एज देयर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, वही तो बोला कि फ्लावर क्या है, एक तरह का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट वन इज चैप्टर 4 दैट इज एनिमल किंगडम। याद रखना ये 3 क्वेश्चंस मैं तो दिया हूँ जो मेरे हिसाब से लगे कि बहुत एक्सपेक्टेड है। अब ऐसा नहीं कहना कि यही सिर्फ पढ़ो, कुछ एग्जांपल्स आपको एनसीईआरटी के जरूर याद रखना है, क्योंकि एनसीईआरटी एग्जांपल्स आर मच एंड मच इंपॉर्टेंट। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन एनिमल किंगडम है कि व्हाट आर द डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स ऑफ फाइलम सिलेंट्रेटा दैट इज आल्सो नोन एज निडेरिया। निडेरिया के क्या साइलेंट फीचर्स हैं या फिर क्या इनमें इनके फीचर्स अलग बनाते हैं इनको सबसे? निडेरियंस आर एक्वेटिक, पहली चीज तो ये एक्वेटिक होते हैं, पानी में रहेंगे। मोस्टली आर मराइन ऑर्गेनिजम्स जो सॉल्टी वाटर में। ठीक है। एग्जिबिटिंग रेडियल सिमेट्री, इनमें रेडियल सिमेट्री होगी है ना। डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा? डिप्लोब्लास्टिक टाइप का। दे पोजेस स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड नीडोसाइट, ये इनमें खास चीज होती है कैरेक्टरिस्टिक। ये नीडोसाइट जो होती है सेल्स, इनमें होती हैं पॉइजनस चीजें। जब इनको कभी कोई अटैक करता है तो ये उनको उस पर अटैक करती है उसी से। ठीक है। फॉर द डिफेंस पर्पस एंड प्रे कैप्चर, अपने शिकार को शिकार करने के लिए या फिर इन पे कोई हमला करे तो उससे बचने के लिए एज अ डिफेंस की तरह यूज करते हैं किसको? नीडोसाइट्स को। ठीक है। एग्जाम्पल इट इंक्लूड्स जेलीफिश एंड कोरल रीफ्स। ठीक है। कोरल तो मैं यहाँ पे एक बार हाईलाइट कर देता हूँ जी। क्या क्या मैंने बोला? निडेरियंस आर एक्वेटिक या फिर एक्वेटिक होंगे। हाँ जी। मोस्टली कैसे होंगे? मराइन ऑर्गेनिजम्स होंगे। इनमें रेडियल सिमेट्री होगी, डिप्लोप्लास्टिक बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा। हाँ जी। पोजेस स्पेशलाइज्ड सेल पे होती है जिसको बोलते हैं नीडोसाइट्स। किस लिए यूज होती है? डिफेंस या फिर प्रे कैप्चर के लिए। एग्जांपल जेलीफिश है और कोरल रीफ्स। ठीक है। ये हाईलाइट इसलिए कर दे रहा हूँ ताकि ये जब आप ये लेक्चर देखना ना तो प्लीज आप डिस्क्रिप्शन में ये पीडीएफ जरूर साथ साथ पढ़ना। ठीक है। इससे क्या है कि आप रिलेट कर पाओगे। ठीक है। चलिए जी। नेक्स्ट क्या है? डिफाइन द वाटर वेस्कुलर सिस्टम इन इकाइनोडर्म्स। इकाइनोडर्म्स में वाटर वेस्कुलर सिस्टम कैसे होता है उसको आप डिफाइन करो। तो इकाइनोडर्म्स में वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है, द वाटर वेस्कुलर सिस्टम इन इकाइनोडर्म्स इज अ नेटवर्क ऑफ फ्लूइड फिल्ड कैनाल। इनमें ना क्या होती है ना, एक मतलब ढेर सारी नेटवर्क्स होंगी जिसमें फ्लूइड मतलब भरा होगा, वाटर कैनाल्स टाइप का। यूज फॉर लोकोमोशन, और ये इसी का है, इसी की हेल्प से क्या करते हैं? लोकोमोशन भी करते हैं, मतलब आगे चल फिर सकते हैं। और दूसरा क्या करते हैं? फीडिंग, खाने के लिए भी यूज करते हैं और रेस्पिरेशन के लिए भी यूज करते हैं। ठीक है। इट इंक्लूड्स स्ट्रक्चर्स लाइक यू फीट एडिंग इन मूवमेंट करने में हेल्प होगी जो, एंड इन्वायरमेंटल इंट्रैक्शन, और अपने आसपास जो प्रे हुआ या फिर जो प्रेडेटर हुआ उससे इंट्रैक्शन, या फिर आसपास के इनके जो सेम स्पीसी के उनसे कैसे इंटरेक्ट करेंगे उसमें भी ये हेल्प करे, इसी की हेल्प लेते हैं। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन ओपन एंड क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या अंतर है आप इसको बताइए। देखिए जी, in an open circulatory system blood is not confined to vessels। ओपन में क्या है? देखो आप ही सोचो, आपका मतलब एक घर, एक इंजन है जो गांव वाले रिलेट कर पाएंगे। इंजन है जहां से आपने पानी चलाया, आपका खेत या फिर आपको जहां पानी चाहिए वो काफी दूर पे है। अगर आप कोई पाइप नहीं लगाओगे तो वो पानी यार गिरेगा तो हर जगह फैलेगा, बहुत देर तक चलेगा, तब जाके पानी थोड़ा बहुत फैलेगा वहां पे, क्योंकि भाई जो आगे तक सारा एरिया सोखता जाएगा, एब्जॉर्ब करता जाएगा। लेकिन होगा क्या, अगर आपका घर बहुत दूर है, आपको पानी चाहिए, तो आप क्या करो? एक पाइप लगा दो, तो ये जो पानी फैल गया पहले, दिस इज कॉल्ड ओपन सिस्टम, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, दैट इज नोन एज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है जी। अब आपको अगर क्या करना है, दूर पे पानी ले जाना है, तो आपने क्या किया? पाइप लगा दिया एक, और पानी को चला के वो पाइप फैला दिया डायरेक्ट, तो पानी यहाँ से चला काफी दूर पे, जहां आपको रिक्वायरमेंट है डायरेक्ट वहां पे निकला। दिस इज कॉल्ड क्लोज सिस्टम। जिसे हम कहते हैं क्या चीज, इसे बोले हम क्लोज सिस्टम, जो क्या होगा? डायरेक्ट ऑर्गन्स में जाए। अब समझो, यहाँ पे बात कर रहा है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की, ब्लड इज नॉट कन्फाइंड टू वेसल्स, वेसल्स के अंदर ब्लड नहीं जा रहा है इसका मतलब, एंड बाथ्स ऑर्गन डायरेक्टली, तो ऑर्गन्स क्या है? डायरेक्टली उसमें दिख कर रही हैं। ठीक है। एग्जाम्पल है किसका? ये ऑर्थोपोड्स का।
और क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो क्या होता है, ब्लड सर्कुलेट्स विद इन द वेसल्स। तो ब्लड जो है ना, ब्लड जो है वेसल्स के अंदर ही ट्रेवल करेंगे, किसमें, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में। अब होगा क्या, इट इंश्योर्स द एफिशिएंसी न्यूट्रिएंट एंड गैस एक्सचेंज। इससे क्या बहुत प्रॉपर न्यूट्रिएंट मिल पाएगा, डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ वेस्ट और न्यूट्रिशन का हो जाएगा। और ये एग्जांपल किसका है, ये एग्जांपल में आते हैं एनालिट्स एंड वर्टिब्रेट्स। ठीक है जी, ठीक है जी, आई होप यहाँ तक बातें समझ में आ रही होंगी। चलो जी, नेक्स्ट है चैप्टर 5 मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी देखते हैं जी। पहला चैप्टर आप पहला क्वेश्चन है मॉर्फो का, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रूट्स, एक्सप्लेन विथ एन एग्जांपल। कितने टाइप्स के रूट्स होते हैं, एग्जांपल इसके बताइए। द टाइप्स ऑफ रूट्स आर एज फॉलोज, फर्स्ट वन इज टैप रूट, सेकंड वन इज फाइब्रस रूट्स एंड थर्ड वन इज एडवेंटिशियस रूट्स। ठीक है जी, तो हमारे पास यहाँ पे 3 तरह के रूट्स हैं। टैप रूट्स, टैप रूट्स में क्या है, देखो टैप रूट्स आर प्राइमरी रूट्स ग्रोन डायरेक्टली डाउनवर्ड्स एंड गिव राइज टू द लैटरल रूट्स। देखो टैप रूट, देखो टैपरिंग फॉर्म में होता है। मैं एक डायग्राम याद बना रहा हूँ। देखो टैप रूट कुछ ऐसा होता है, मान लो ये पेड़ है, ठीक है, ये सॉइल, ठीक है, ये क्या है, ये है टैप रूट, कुछ ऐसा डायरेक्ट। ये क्या है आपका, ये क्या है आपका टैप रूट। ठीक है, एग्जाम्पल है टैप रूट का क्या, डाइकॉट प्लांट्स लाइक मस्टर्ड, सरसों। ठीक है, सेकंड वन इज फाइबरस रूट्स। फाइबरस रूट्स क्या है, देखो ये क्या है, क्लस्टर्स हैं, फाइन रूट्स के क्लस्टर्स, गुच्छे, बहुत पतले पतले रूट्स के। डायग्राम ज़्यादा समझ में आएगा। ये मान लो मैं बताता हूँ, ये कोई प्लांट है, ये है टैप रूट्स, समझना। आई होप आप इसको समझ पा रहे होगे। देखो रिलेट करना है जी, देखो दीज आर दी टैप रूट्स, समझना। ठीक है जी, ये टैप रूट्स, ठीक है, ढेर सारे तो क्लस्टर्स है, बोला ना क्लस्टर्स है, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल लेंथ, लगभग सेम लेंथ की होती है सारी। इसका एग्जांपल होता है मोनोकॉट प्लांट्स लाइक व्हीट, गेहूं। ठीक है जी, चल नेक्स्ट वन इज एडवेंटिशियस रूट्स। अब एडवेंटिशियस रूट्स कैसी होती हैं, जरा पहले इसका एग्जांपल डायग्राम बना लूं फिर आप। मान लो ये कोई एक रूट है जी, कोई एक रूट की मेन एक्सेस है, इस पे ऐसे छोटी छोटी बहुत सारी रूट्स दिखे, दिस इज कॉल्ड एडवेंटिशियस रूट्स। कभी देखा है, इमेज बनाओ अपने दिमाग में तो पता चलेगा, बहुत सी चीज़ें आपको ऐसे मिल जाएंगी। ठीक है जी, जब करा कि रूट्स दैट ग्रो फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द प्लांट, प्लांट के किसी भी पार्ट से रूट डेवलप कर जाए, ठीक है, अदर देन रेडिकल। ठीक है, रेडिकल मतलब रूट के अलावा कहीं से भी हो जाए डेवलप। तो इसका एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल क्या है इसका एग्जांपल हम देखते हैं, बेस्ट है बैनियन ट्री, जिसमें प्रॉप रूट्स होते हैं, ग्रास फाइबरस रूट्स, बैनियन ट्री में प्रॉप रूट्स होते हैं जी। ठीक है, प्रॉप रूट्स मतलब आप समझ रहे हो क्या। देखो बैनियन ट्री क्या है, उसमें आप ढेर सारी देखो ऐसे लटाएं लटकती रहती है, वो क्या है, एक तरह की वो ऑक्सीजन को एक्सचेंज या फिर कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज करने की हेल्प करती है। ठीक है, नाउ कमिंग अप विद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल फ्लावर। टिपिकल फ्लावर के स्ट्रक्चर को आप समझाइए। देखो अ टिपिकल फ्लावर कंसिस्ट ऑफ कैलेक्स, जिसको हम लोग बोलते हैं सेपल्स। इसका भी थोड़ा सा मैं ओवरव्यू बना देता हूँ डायग्राम का। मान लीजिए मैं यहाँ पर समझा देता हूँ, ये क्या है, ये मैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बना रहा हूँ पहले। ठीक है जी, ये जो बात कर रहा है सेपल्स की, ये जो क्या है, कैलेक्स, जिसको सेपल्स बोलते हैं, ये जो हरी हरी 2 पत्तियां 3 दिखती हैं, इसको बोलते हैं हम सेपल्स। ठीक है, ये क्या है, ये सेपल्स। ठीक है, द आउटर मोस्ट वर्ल्स यूजुअली ग्रीन प्रोवाइड्स द प्रोटेक्शन टू द फ्लावर इन द बड स्टेज। बड स्टेज में फ्लावर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, ये क्या होगा, सेपल। जो बड होती है ना, बड को ये ऐसे बंद कर रहते हैं, जब धीरे धीरे खुलता है तो ये पीछे चले जाते हैं नीचे ऐसे। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज कोरोला, जिसको हम बोलते हैं पीटल्स। कोरोला यानी कि पीटल्स। कोरोला क्या है, द नेक्स्ट वर्ल्स ब्राइट इन कलर, मतलब ये जो कलरफुल पार्ट होते हैं किसके, फ्लावर के कलरफुल जो पार्ट्स होते हैं, इनको हम बोलते हैं क्या, पेटल्स, जिसको बोलते हैं हम लोग मॉर्फोलॉजिकल लैंग्वेज में कोरोला। ठीक है, अच्छा क्या काम करते हैं, इनका फंक्शन क्या है, अट्रैक्ट द पॉलिनेटर्स। ऐसे इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना कलरफुल पार्ट इसलिए होता है कि वो अट्रैक्शन पर्पस से, ताकि जो इंसेक्ट्स होते हैं, जो पॉलिनेटर्स होते हैं, वो इनकी तरफ अट्रैक्ट हो सके ड्यू टू देयर ब्राइट एंड कलरफुल कलर्स। ठीक है,
नेक्स्ट वन इज एंड्रोजियम। एंड्रोजियम जाहिर सी बात है भाई, एंड्रोजियम क्या है? एंड्रोजियम इज अ मेल ऑर्गन, ऑब्वियस बात है, ठीक है। द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंसिस्टिंग ऑफ फिलामेंट एंड एंथर। चलिए यहाँ पे इसी की कमी थी, बना देता हूँ, यहीं से ऐसे निकला होगा, ये जो है क्या कहलाता है, ये दिस इज कॉल्ड फिलामेंट। फिलामेंट, इसके ऊपर ये जो ऐसे सोलो लाइक स्ट्रक्चर होता है, दिस इज कॉल्ड एंथर, एंड दिस एंथर कंटेन्स द पोलन ग्रेन दैट इज मेल गैमेट्स, ठीक है जी, मेल गैमेट्स, ठीक है। हाँ, एंथर क्या प्रोड्यूस करेगा भाई? पोलेंस, दैट इज मेल गैमेट्स। नेक्स्ट वन इज गानोजियम। गानोजियम इज आल्सो कॉल्ड द पिस्टल और कार्पल, दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इट कंसिस्ट ऑफ थ्री थिंग्स। ऊपर वाला कहलाता है स्टिग्मा, यहाँ से यहाँ तक कहलाता है स्टाइल, और यहाँ से यहाँ तक कहलाता है ओवरी, ठीक है। देखो, इट कंसिस्ट ऑफ ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा, ठीक है जी। अच्छा, क्लियर इतनी बात? एक बार फिर से आप देख लो, सही है जी, चलें जी। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है इस चैप्टर का, थर्ड है कि डिस्क्राइब द वेरियस टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन फाउंड इन फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन को आप डिफाइन करो। पहला जी मार्जिनल, मार्जिनल जो मार्जिन पे हो, किनारे किनारे। ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन द इनर वॉल ऑफ ओवरी अलोंग द वेंट्रल स्ट्रक्चर, जो कि एग्जांपल किसका, ये किसका एग्जांपल है जी? पी, पाइसम सटाइम है, मटर का, ठीक है। नेक्स्ट वन इज एक्सियल। कैसा होता है? ओव्यूल दैट अटैच टू द सेंट्रल कॉलम इन द मल्टीलोक्यूल ओवरी, ढेर सारी मल्टीलोक्यूल, जिसमें ढेर सारी ओवरी हो। याद करो, टमाटर ये थोड़ा इमेज बेस्ड है। टमाटर की जो इंटरनल स्ट्रक्चर आप देखोगे ना, तो देखो सेप्टम्स होते हैं अलग अलग, है ना, वो एक्सियल किनारे किनारे जो अटैच होते हैं। नेक्स्ट वन इज पेराइटल। पेराइटल किसका एग्जांपल है जी? पेराइटल, पेराइटल कह रहा है कि ओव्यूल डेवलप फ्रॉम द इनर वॉल ओवरी विथ नो सेंट्रल कॉलम, इसमें सेंट्रल कॉलम जिसमें ना हो। एग्जांपल है किसका है जी? मस्टर्ड का। ये ना आप थोड़ा डायग्राम से ज़्यादा अच्छा समझ पाओगे जी, ठीक है। नेक्स्ट वन इज बेसल, जो बेस पे हो। ओव्यूल्स अटैच्ड एट द बेस ऑफ ओवरी, ऐसी ओव्यूल जो ओवरी के बेस पे हो। एग्जांपल इसका होगा सनफ्लावर का, ठीक है। नेक्स्ट वन इज फ्री सेंट्रल। फ्री सेंट्रल में क्या होगा? फ्री सेंट्रल में ओवरी बॉर्न ऑन अ सेंट्रल कॉलम दैट इज नॉट कनेक्टेड टू द ओवेरियन वॉल। एग्जाम्पल होगा इसका डायंथस्टा, ठीक है जी। अच्छा, और नेक्स्ट चैप्टर हमारा आता है एनाटॉमी। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट की एनाटॉमी देखते हैं जी। फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू फाउंड इन अ फ्लावरिंग प्लांट। अलग अलग टाइप के जो टिश्यू फ्लावरिंग प्लांट में मिलते हैं उनको आप डिस्क्राइब करो, ठीक है जी। फ्लावरिंग प्लांट हैव वेरियस टिश्यूज कैटेगराइज्ड इनटू। अब फ्लावरिंग प्लांट में कौन कौन तरीके से के टिश्यू मिलेंगे, आइए उनको देखते हैं। जनरली फ्लावरिंग प्लांट में देयर इज मेजरली टू टाइप्स ऑफ टिश्यूज। वन इज मेरिस्टेमेटिक, वन इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड सेकंड वन इज परमानेंट टिश्यू। हाँ, विद दैट परमानेंट टिश्यू के सब अंडर में कैटेगराइज होगी सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड सेकंड वन इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है जी। वो हम डिस्कस करेंगे अभी। देखो नेक्स्ट कह रहा है, क्या कह रहा है कि जो आपकी मेरिस्टेमेटिक है, याद रखना, इट कंप्राइज ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्लांट ग्रोथ। को मेरिस्टेमेटिक कहाँ पाई जाती है? या तो रूट के टिप पे या तो शूट के टिप पे। आग टिप और देखो बहुत नाजुक होगा मेरिस्टेमेटिक। यहाँ पे मैं बताऊं तो यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक कंटेंट बहुत हाई होता है। यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक कंटेंट जो होता है, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट बहुत हाई होगा, बहुत रिच होगा। क्यों भाई? क्योंकि इस सेल को क्या डिवाइड कर रहे हैं ना फटाफट, तो न्यूट्रिशन को बढ़ाना पड़ेगा। तो जितना ज़्यादा साइटोप्लाज्मिक लेवल बढ़ेगा तो टर्जिडिटी बढ़ेगी, मतलब कि सेल के अंदर जो प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो सेल ऑब्वियस बात है डिवीजन करने में ही काम करेगी, वरना ब्रस्ट आउट हो जाएगी। तो यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक कंटेंट ज़्यादा होगा, या ये प्लांट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दैट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू फॉर यू, ठीक है। नेक्स्ट वन इज परमानेंट टिश्यू। देखो डिफरेंशिएटेड सेल दैट हैव लॉस्ट द एबिलिटी ऑफ डिवाइड, ऐसी सेल्स जो अब दोबारा डिवाइड ना कर पाए उसे हम कहते हैं परमानेंट टिश्यू। एंड इट इज ऑफ टू टाइप्स। पहला है जी सिंपल परमानेंट टिश्यू सच एज। अब सिंपल परमानेंट टिश्यू में क्या एग्जांपल आ जाते हैं? सच एज पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है जी। ये तीनों आ जाते हैं सिंपल परमानेंट में। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट में क्या जाता है जी? जाइलम एंड फ्लोएम। याद रखिएगा ये जाइलम एंड फ्लोएम बड़ी खास बात क्यों है
क्योंकि दे बोथ कंसिस्ट ऑफ, दे आर नोन एज वेस्क्यूलर सिस्टम, दे आर नोन एज वेस्क्यूलर बंडल बोल लो, या फिर इसी को हम कहते हैं वेस्क्यूलर सिस्टम। क्यों जी? क्योंकि ये मिनरल्स और फूड का ट्रांसफर करवाते हैं प्लांट में, हायर प्लांट्स। ठीक है जी। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट्स। डाइकॉट्स में सेकेंडरी ग्रोथ क्या है? सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट स्टेम्स इन्वॉल्व द इंक्रीज इन ग्रिथ। सेकेंडरी ग्रोथ मतलब उनकी चौड़ाई में इंक्रीजमेंट हो, इंक्रीज इन ग्रिथ ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम। देखो ध्यान समझना, ये वेस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम में जब एक्टिविटी बढ़ जाती है तो ये ग्रिथ बढ़ती है, चौड़ाई, तो इसको बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। क्या बोलते हैं इसको हम? सेकेंडरी ग्रोथ। किसमें? डाइकॉट्स। ठीक है, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी वेस्कुलर सिस्टम दैट इज पेरिडियम, दैट इज पेरिडम, सॉरी पेरिडियम बोल रहा हूँ, पेरिडम, दैट इज पेरिडम। थर्ड वन इज डिफरेंशिएट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। देखो भाई, जाइलम ट्रांसपोर्ट करेगा वाटर मिनरल्स फ्रॉम रूट टू द एरियल पार्ट एंड कंसिस्ट ऑफ। अच्छा देखो, एक बात आप समझना, प्लांट, मान लीजिए एक प्लांट है, जस्ट एग्जांपल एक ट्री है, मैं बना रहा हूँ ऐसा, ट्री जो है पानी कहाँ से लेगा? रूट से लेगा। इसका मतलब कि जो वाटर का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो सिर्फ हमेशा नीचे से ऊपर जाएगा, सिर्फ एक डायरेक्शन, सिर्फ एक डायरेक्शन, यानी इट इज अ यूनिडायरेक्शनल, इट इज यूनिडायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट होगा जाइलम का, नीचे से ऊपर। ठीक है, बट आप ये समझो, अब जाइलम क्या करता है? पानी यानी कि वाटर ट्रांसपोर्ट कराता है, फाइलम करवाता है क्या? मिनरल्स का। ये मिनरल्स कहाँ बने? ग्रीन लीव्स में, फूड्स बने। ठीक है, अब फूड की रिक्वायरमेंट, न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट तो रूट को भी है, तो ये फूड नीचे भी आया, ऊपर भी गया। ठीक है, तो इसको मैं बोल दूं क्या कि फ्लोएम का जो ट्रांसपोर्ट है वो बाई डायरेक्शनल है। बाई डायरेक्शनल बोलूं या मैं मल्टी डायरेक्शनल बोलूं, दोनों सही बात है फाइलम के लिए। जी हाँ बिल्कुल। और जाइलम बना किसके किससे होता है? इट कंसिस्ट ऑफ ट्रैकिट्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा। आइए जी फ्लोएम के बारे में पढ़ लेते हैं। अभी बताया मैंने, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करवाएगा ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन को, न्यूट्रिएंट्स को, एंड इट इंक्लूड्स सीम ट्यूब्स, कैम्पेनियन सेल्स और फ्लोएम फाइबर्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। सीम ट्यूब्स, कैम्पेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पैरेन्काइमा। ठीक है, याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार। ठीक है, इंपॉर्टेंट सारे हैं। चलो जी, नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट आता है हमारे पास चैप्टर 7, दैट इज स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन सेल इन एनिमल्स, जिसको हम आम भाषा में टिश्यू ही बोलते हैं, जिसको हम लोग आम भाषा में एनिमल टिश्यू बोलते हैं। याद रखना, एनिमल टिश्यू का भी वन शॉट पड़ा हुआ है, इसके नीट के क्वेश्चंस मैंने करा रखे हैं, 20 मिनट में लगभग 100-150 क्वेश्चन करा रखे हैं, जाकर जरूर देखें। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू के फंक्शंस और स्ट्रक्चर बताइए। याद रखना यार, देखो एपी का मतलब ऊपर, ठीक है, यानी कि सबसे ऊपर की जो सेल टिश्यू होगी उसे हम एपिथेलियल बोलते हैं। देखो, एपिथेलियल टिश्यू फॉर्म्स द कवरिंग ऑफ बॉडी सरफेस। ठीक है, एपिथेलियल, एपी का मतलब ऊपर, यानी कि ये कवरिंग ऑफ बॉडी सरफेस बनाता है, लाइंड इन अ बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी के अंदर भी जो लाइनिंग होती है। अच्छा, इट फंक्शंस इन प्रोटेक्शन, इसका फंक्शन क्या क्या होगा जी? देखो क्या कहा हुआ, इसका प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, एब्जॉर्प्शन प्रोवाइड करेगा, सेक्रीजन। क्यों भाई? प्रोटेक्शन किससे? माइक्रोबियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। हाँ जी, एब्जॉर्प्शन क्यों? आप यहाँ पे कोई क्रीम लगाओ, ऑयल लगाओ, एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है जी, सेक्रीजन किस चीज़ का? स्वेटिंग ग्लैंड्स का की हेल्प से स्वेट निकालेगा। ठीक है जी, सेंसेशन का क्यों भाई? सेंसरी न्यूरॉन्स यहीं पे होते हैं, ये इट इज़ वन ऑफ दी सेंस ऑर्गन्स। ठीक है जी, डर्मा। तो टाइप्स और अच्छा, टाइप्स इंक्लूड, अच्छा इसके क्या क्या टाइप्स होंगे एपिथेलियल के, वो देख लीजिए टाइप्स कौन कौन से होंगे। पहला जी स्क्वैमस एपिथेलियल, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, कॉलुमिनर एपिथेलियम, सीलिएटेड एपिथेलियम। ठीक है जी, हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू फाउंड इन एनिमल्स। कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू हैं जो एनिमल्स में पाए जाते हैं, जो कि एनिमल्स में पाए जाते हैं।
ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू इंक्लूड्स, कनेक्टिव टिश्यू में क्या क्या पाया, लूज, पहला है लूज कनेक्टिव टिश्यू जो ढीला, मतलब ऐसे ज़्यादा स्पेसियस हो, मतलब उसमें उतनी स्ट्रेंथ ना हो। सेकंड वन इज डेंस कनेक्टिव टिश्यू, बहुत घना हो जो। थर्ड वन इज स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें स्पेशल सेल्स की मौजूदगी, हो। जी नेक्स्ट कर मतलब आगे कह रहा है लूज कनेक्टिव की बात करूँ तो सच एज एरियोलर या फिर एडिपोज टिश्यू, ठीक है जी। डेंस की मैं बात करूँ सच एज टेंडन एंड लिगामेंट, याद रखना टेंडन बोन टू बोन और लिगामेंट ये बोन टू लिगामेंट, ये टेंडन और लिगामेंट का ये सिस्टम है। और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में आ जाएगा सच एज कार्टिलेजेस, बोन्स एंड ब्लड्स, ठीक है जी। अच्छा यहीं पे हमको पता चलती है कि भाई देखो blood is a best connective tissue, blood is an example of, blood is a best connective tissue, it is best connective tissue, ठीक है जी। नेक्स्ट वन इज एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन एंड इट्स टाइप, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बनाइए और उसके टाइप्स बताइए। यार ये बहुत अच्छी चीज़ है, याद रखना। इसमें आपको सिंपली क्या करना है, बिल्कुल प्यारा सा ऐसा डायग्राम बना देना है, ठीक है। ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ठीक है जी। फिर इसको ऐसे ऐसे जोड़ दो, ऐसे ऐसे जोड़ दो, ठीक है। यहाँ पे आप नर्व एंडिंग बना दो जी, ठीक है। अब आप थोड़ा समझा दो, ये सेल बॉडी कहलाती है, ये क्या है, ये है न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, इसको बोलेंगे डेंड्राइट, डेंड्राइट बोलेंगे। ये क्या है, एक्सोनल एंड है, ठीक है। यहाँ पे याद रखना दो न्यूरॉन्स के बीच का जो गैप है इसको बोलते हैं साइनेप्स, बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि, ठीक है। ऐसे आपको डायग्राम बना के समझाना, ये सारी स्ट्रक्चर जो यहाँ पे दे रखी है भाई इसको आप इसमें इंक्लूड कर दो। नेक्स्ट चैप्टर आता है हमारा सेल डिवीजन, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ क्या है, कंपेयर, पहला क्वेश्चन है कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल में आप कंपेरिजन करिए और बताइए क्या है सिस्टम। तो यहाँ पे आप समझिए कि भाई प्रोकैरियोटिक मैंने बता दिया है लैक्स ट्रू न्यूक्लियस, क्यों भाई, इनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, तो इनका जेनेटिक मटेरियल फ्लो होता रहता है साइटोप्लाज्म, ठीक है। इनकी क्योंकि मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स भी नहीं होते इनके पास, डीएनए लोकेटेड इन न्यूक्लियोइड रीजन, एग्जांपल इसके बैक्टीरिया होते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स हैव डिफाइंड न्यूक्लियस, इनकी न्यूक्लियस बहुत अच्छी होती है, क्यों, क्योंकि इनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स होते हैं और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स होते हैं, एंड कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है इनकी, और एग्जाम्पल होते हैं प्लांट्स और एनिमल सेल्स, ठीक है जी। नेक्स्ट है व्हाट आर दी फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस क्या क्या है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन रेगुलेट्स द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इनटू एंड आउट ऑफ द सेल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम क्या है, सेल के अंदर रेगुलेट करवाना कोई भी न्यूट्रिएंट्स को या फिर सेलेक्टिवली चीज़ों को, और उसके बाहर भी निकलवाना। प्रोवाइड द प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करना है। फैसिलिटेट द सेल कम्युनिकेशन, याद रखना सेल कम्युनिकेशन से याद आया, ये दो सेल्स जब मिलती है ना, मान लो ये दो सेल्स, ठीक है, ये दो सेल्स यहाँ से कम्युनिकेट करने के लिए एक चैनल बनाती है, एक सिस्टम, इसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। एंड मेंटेन्स द सेल स्ट्रक्चर इंटीग्रिटी, और सेल के स्ट्रक्चर को मेंटेन रखते, ठीक है जी। थर्ड क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, बचपन से सबको याद है क्या है, पावर हाउस ऑफ सेल। तो माइटोकॉन्ड्रिया आर डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स, इमेज, अच्छा डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स है विथ एन आउटर मेम्ब्रेन एंड हाईली फोल्डेड एयर मेम्ब्रेन फॉर्मिंग सिस्ट, दे आर द साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। याद रखना सेलुलर रेस्पिरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन सबसे बेस्ट रेस्पिरेशन होती है, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा 38 एटीपी का प्रोडक्शन होता है, सबसे जो कि हाई है और सबसे प्रॉफिटेबल चीज़ है। एंड एटीपी प्रोडक्शन होता है, एटीपी क्या है भाई, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, ठीक है, जो कि क्या बोला जाता है, करेंसी भी बोला जाता है। एटीपी क्या बोला जाता है, एनर्जी करेंसी बोला जाता है, एनर्जी करेंसी इज, एंड इट ऑल्सो रिफर्स एज द पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक है जी। नेक्स्ट चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स। फर्स्ट है व्हाट आर एंजाइम्स, एंजाइम्स क्या होते हैं, एंड हाउ डू दे फंक्शन, एंजाइम्स होते क्या हैं और ये किस तरह से परफॉर्म करते हैं फंक्शन को।
एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। एंजाइम क्या है? बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का काम क्या है? जो रिएक्शन के रेट को बढ़ाया घटा दे बट खुद इन्वॉल्व ना हो, दैट स्पीड्स अप द बायोकेमिकल रिएक्शन, जो बायोकेमिकल रिएक्शन को स्पीड बढ़ा दे, या फिर लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। अच्छा, स्पीड कब बढ़ती है? जब एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है। दे बाइंड्स टू स्पेसिफिक सब्सटेंस, किसी स्पेसिफिक सब्सटेंस से ही ये बाइंड होते हैं, एंड फॉर्मिंग एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, इलास्टिक साइट्स के साथ अटैच होंगे तो इनका फंक्शनल कन्वर्जेशन होता है, एंड कन्वर्ट्स द सबस्ट्रेट्स इनटू प्रोडक्ट विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड, बिना खुद यूज हुए। नेक्स्ट डिफरेंस ये बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। डीएनए कंपोज्ड ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड कंटेन्स डीऑक्सी टाइप ऑफ शुगर एंड इट इज ऑफ डबल स्ट्रैंडेड, डबल स्ट्रैंडेड, दो धागे के बने हैं, ठीक है। स्टोर्स जेनेटिकल इंफॉर्मेशन, ये भी। आरएनए क्या है? राइबोस न्यूक्लिक एसिड, जिसमें कौन से शुगर है? राइबोस टाइप के शुगर है, और लेकिन ये होता है सिंगल स्ट्रैंडेड, एंड प्लेज अ रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड जीन एक्सप्रेशन। प्रोटीन सिंथेसिस करने का और जीन को एक्सप्रेस करने के रोल निभाता है कौन? आरएनए, ठीक है जी। हाँ, कि कर देता हूँ जल्दी से। डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है, डीऑक्सी टाइप का शुगर है, डबल स्ट्रैंडेड होता है। आरएनए राइबोस टाइप होता है, राइबोस शुगर है, इसमें सिंगल स्ट्रैंडेड का होता है, ठीक है। क्या काम करता है? जेनेटिकल स्टोरमेंट करवाएगा और जीन एक्सप्रेशन करवाएगा, ठीक है जी, और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन डीएनए स्टोर करेगा। थर्ड है क्या? एक्सप्लेन्स द लेवल्स ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर। प्रोटीन स्ट्रक्चर के लेवल बताइए। प्रोटीन स्ट्रक्चर आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वाटरनरी। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी, ये डायग्राम है, ठीक है जी। इसको आप पढ़ लेना। सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड होता है प्राइमरी। सेकेंडरी क्या होगा? फोल्डिंग ऑफ अल्फा हेलिक्स एंड बीटा हेलिक्स की शीट होती है इसमें। टर्सरी में क्या होता है? थ्री डायमेंशनल फोल्डिंग होती है ड्यू टू आर ग्रुप, यानी कि एल्किल ग्रुप। और क्वाटरनरी में क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड चेन यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल, मोस्ट इंपॉर्टेंट। डिस्क्राइब्स द इवेंट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द इंटरफेज। इंटरफेस में जो जो इवेंट्स होते हैं वो आप बताओ। पहला क्या? द इंटरफेज, दो इट इज कॉल्ड द रेस्टिंग फेज। इंटरफेज इज आल्सो नोन एज रेस्टिंग फेज, इज मेटाबॉलिकली क्वाइट एक्टिव। मेटाबॉलिकली थोड़ा सा एक्टिव होता है। It is that time during which the cell prepares itself for the division। ये वो टाइम है जहाँ पे सेल तैयारी करती है कि हाँ भाई अब मुझे डिवीजन होना है, ठीक है। by undergoing both cell growth and DNA replication, यहाँ पे सेल की ग्रोथ भी होगी और डीएनए का डुप्लीकेशन भी होगा। is an ordinary manner the interphase is further divided into 3 phases। आगे चल के इंटरफेस 3 फेजेस में जाता है, वो जो सेल साइकिल कहलाती है। पहला G1 देन S देन G2 फेज। तो इसमें भाई जो G1 है, पहला क्या है? G1 फेज, सेकंड है सिंथेसिस फेज यानी S फेज, दूसरा है G2 फेज यानी कि G2 फेज, ठीक है जी। G1 फेज क्या है? द सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड ग्रो कंटिन्यूअसली बट डज नॉट रेप्लिकेट डीएनए। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों भाई? याद रखना, G1 फेज में सेल कंटिन्यूअसली बढ़ती है, मेटाबॉलिकली एक्टिव भी होती है और ग्रो करेगी कंटिन्यूअस, लेकिन डीएनए रेप्लिकेट नहीं करेगी, ठीक है। क्यों भाई? क्योंकि एस फेज में डीएनए सिंथेसिस होता है और डीएनए का रेप्लिकेशन एस फेज में होता है, ठीक है। डीएनए डबलिंग भी होगा यहीं पे और डीएनए का अमाउंट यहाँ पे हर साइकिल में डबल हो जाएगा, ठीक है जी। अब नेक्स्ट G2 फेज क्या होता है? सिंथेसाइज ऑफ डीएनए स्टॉप। जो डीएनए डिवाइड हो रहा था इस फेज में वो रुक जाएगा, while cell growth continues, लेकिन सेल ग्रो कंटिन्यूअसली करेगी विद सिंथेसाइज ऑफ प्रोटीन आरएनए इन प्रिपरेशन फॉर द माइटोसिस। आरएनए बनेगा माइटोसिस प्रोसेस को कंटिन्यूअस करने की, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाई माइटोसिस कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन। क्यों माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन कहा जाता है? आंसर क्या है? माइटोसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन, ये तरीके का सेल डिवीजन है इन विच क्रोमोसोम रेप्लिकेट and become equally distributed into 2 daughter cells। क्रोमोसोम क्या होती है? रिप्लिकेट होती है और 2 डॉटर सेल्स में जाती है। ये जो क्रोमोसोम है ना, ये आपको ऐसा दिखेगा 2 डॉटर सेल्स में, यानी टेट्राड सा बनेगा यहाँ, ठीक है। न्यूक्लियाई, so that the daughter cells come to have same number
and type of chromosomes as present in the plant parent cell, ताकि इस parent cell के equational बन जाए. Therefore mitosis is called equational division. अच्छा, इसी वजह से ये equational division कहा जाता है. ठीक है. Third one is what is G0 phase, जिसको हम लोग quiescent phase ही बोलते हैं, ये permanently arrest phase बोलते हैं. The G0 phase is a phase of inactivation of cell division due to non-availability of mitogens and energy rich compounds. जब ना हो नॉन अवेलेबिलिटी किस चीज़ की भाई, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ माइटोजेंस या फिर एनर्जी रिच कंपाउंड ना होने पे इनएक्टिवेशन में चला जाए सेल. सेल इज दिस स्टेज रिमेन्स मेटाबॉलिकली एक्टिव बट नो लॉन्गर प्रोलिफरेट. एक्टिव तो होगा लेकिन आगे नहीं बढ़ेगा. दैट इज दे डू नॉट ग्रो एंड डिफरेंशिएट अनलेस कॉल्ड ऑन टू डू सो. जब तक उन्हें लाया ना जाए डिवीजन फेज में तब तक वो रेस्टिंग फेज में ही रहेंगे. For example, nerves and heart cell of chordata are permanent in G0 is बहुत important. That's why nerve cells और heart cells कभी अगर इसमें डैमेजमेंट आती है तो इसका डिवीजन नहीं होता है. ठीक है, क्यों? क्योंकि इनकी जो सेल्स हैं वो G0 फेज में हमेशा के लिए पड़ी हैं. That's why they don't have capability of division. ठीक है जी. Next one is transport in plant. First question is explain the process of osmosis. Osmosis क्या है? Spontaneous movement of water molecules through a selective permeable membrane. ठीक है, मतलब जो रिक्वायरमेंट है उसको जाने दो, खुद का प्रोसेस. ऑस्मोसिस है मूवमेंट ऑफ वाटर, वाटर के मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट है थ्रू अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. इट इज अ कीवर्ड. मेम्ब्रेन फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर वाटर पोटेंशियल टू द रीजन ऑफ लोअर पोटेंशियल. वही है हायर कंसंट्रेशन से लो वाला. In the plant, osmosis facilitates the absorption of water. ये water के absorption को बढ़ाता है from soil into root. मिट्टी से root में ये absorption बढ़ाने का काम करता है. With root hair, अच्छा, cells and its subsequent movement across cell. और यही वजह है एक सेल से दूसरे सेल में मूवमेंट करने का. Next है what is the role of Casparian strip in root. The Casparian strip is a band of suberin. ये कैस्पेरियन स्ट्रिप जो है ना, ये क्या है, एक ये सुबेरिन की एक बैंड है इन द सेल वॉल ऑफ एंडोडर्मल सेल. ठीक है, एंडोडर्मल सेल इन किसमें, रूट्स में है. इट एक्ट्स एज बैरियर. ये क्या काम करेगा, बैरियर, रुकावट का. फोर्सिंग वाटर को धक्का देने के लिए, डिजॉल्व मिनरल्स को पास करने के लिए, किसमें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, एंडोडर्मल सेल्स की. ठीक है, एंडोडर्मल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, रेदर देन बिटवीन देम, उसके बीच में ऐसा हो. ठीक है, देयर बाय रेगुलेटिंग द अपटेक ऑफ सब्सटेंस इनटू द प्लांट्स वैस्कुलर सिस्टम. अब ये क्या करेगा, देखो भाई रूट से ही तो वाटर का ट्रांसफर होता है, ट्रांसपोर्ट होता है. अब होगा क्या, ये ना रूट में फोर्सफुली इसको धक्का देगी, पानी जाए. अब होगा क्या, ये चैनल्स में आ जाएंगे, वैस्कुलर बंडल्स यानी जाइलम फिर लेगा और खींच देगा ऊपर. इसमें मैं मार्क कर देता हूँ. ये मार्क किया था सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन और पोटेंशियल है, तो ऑप्शन काम करेगा यहाँ पे होगा. ठीक है जी. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा जी. नेक्स्ट आता है हमारे पास डिफरेंशिएट बिटवीन सिम्प्लास्ट एंड एपोप्लास्ट पैथवे ऑफ वाटर मूवमेंट. देखो एपोप्लास्ट जो होता है पैथवे, वाटर मूव्स थ्रू अ सेल वॉल, वाटर सेल वॉल के थ्रू मूव करेगा एंड इंटरसेलुलर स्पेस विदाउट क्रॉसिंग एनी मेम्ब्रेन. किसी भी मेम्ब्रेन को बिना काटे ये सेल वॉल के अंदर ही मूवमेंट हो, दो सेल के बीच में मूवमेंट हो, एपोप्लास्ट. द सिम्प्लास्ट पाथवे वाटर मूव्स फ्रॉम सेल टू सेल थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा जस्ट अ मिनट, पीडीएफ से हाँ, ट्रांसवर्सिंग द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल. याद देखो एपोप्लास्ट क्या है, दो सेल्स इधर मैं बनाता हूँ. ये हमारे पास दो सेल्स, इनके बीच में पानी निकल जाए, ये कहलाता है एपोप्लास्ट. ठीक है, लेकिन दो सेल्स आपस के अंदर एक चैनल सिस्टम बनाई. अब आपस में इधर से पानी इधर ट्रांसफर हुआ, इधर से इधर ट्रांसफर हुआ, और ये जो सिस्टम बना ट्रांसपोर्ट कैसे बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा. तो इसको हम लोग बोलते हैं सिम्प्लास्ट. ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा हो गया सिम्प्लास्ट सिस्टम, सिम्प्लास्ट. और ये हमारा सिस्टम कहलाएगा एपोप्लास्ट. ठीक है, नेक्स्ट भाई मिनरल न्यूट्रिशन. What are essential elements in plant nutrition? Plant nutrition में क्या क्या essential? Essential elements are nutrients required for plant to
कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल, ताकि वो अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर सके, एंड प्रोड्यूसेस वाइबल सीड्स, ऐसे सीड्स जो आगे चल के जर्मिनेट कर सके, उनको प्रोड्यूस कर सके। हाँ, दे आर कैटेगराइज्ड टू मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, इनको ऐसे कैटेगराइज करें ताकि ये एक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स बना सके। मैक्रो मतलब बड़ा, जो कि नाइट्रोजन होगा, फॉस्फोरस होगा, पोटेशियम होगा, नीडेड इन अ लार्ज अमाउंट, एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो कि आयरन है, मैग्नीशियम है, जिंक है, जिनको हम थोड़े अमाउंट में हमें रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे मैं मार्क कर दे रहा हूँ कि देखो मैक्रो न्यूट्रिएंट इनको ज़्यादा जो ज़रूरत है वो कौन है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, इनकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। और माइक्रो न्यूट्रिएंट मतलब इनकी रिक्वायरमेंट कम हो, वो कौन कौन, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, डिस्क्राइब द रोल ऑफ नाइट्रोजनेस in nitrogen fixation. Nitrogenase is an enzyme complex found in a certain bacteria that facilitates the conversion of atmospheric nitrogen into ammonia NH3 to forms usable by plant. This process is energy intensive and occur under the aerobic condition. देखो भाई, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनमें ऐसी एबिलिटी होती है, एंजाइम कॉम्प्लेक्स होता है जिनमें, जो कि एटमॉस्फेयर में मौजूद नॉर्मल नाइट्रोजन का कन्वर्जन करवाते हैं अमोनिया में, जो कि रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर मैं आपको बोलूँ वही नाइट्रोजोमोनास, बेंजोनिकिया, एनाबीना, हाँ, और आपके हो जाएंगे एजिटोबैक्टर, हाँ, ये सारे क्या करते हैं, इनमें एक स्पेशल एंजाइम होती है जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करवा सकते हैं, जो कि एरोबिक कंडीशन में होता है, और ये बहुत इसेंशियल और बहुत जरूरी होता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज व्हाट इज हाइड्रोपोनिक्स एंड व्हाट इज इट्स एडवांटेज। बहुत अच्छा है। देखो भाई, हाइड्रोपोनिक्स एक तरीका है प्लांट ग्रो करने का विदाउट बिना सॉइल या मिट्टी। क्या कहेंगे, एक मतलब कि टब सा बनाएंगे, उसमें हम उसके सारे न्यूट्रिएंट्स दे देंगे जो प्लांट को रिक्वायरमेंट है, साथ साथ कुछ फाइटो हार्मोन्स भी दे देंगे ताकि वो ग्रो कर सके। देखो, यूजिंग न्यूट्रिटिव रिच वाटर सोल्यूबल दे देंगे। एडवांटेजेस इंक्लूड्स प्रिसाइज कंट्रोल्स ओवर द न्यूट्रिएंट सप्लाई अमाउंट में देंगे। अभी क्या काम करेगा, रिड्यूस द रिस्क ऑफ सॉइल बॉर्न डिजीज, जो मिट्टी के कारण बीमारियां होती है उससे ये बचाएगा। इफिशियंट होगा, पानी ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। एंड एबिलिटी टू कल्चर द प्लांट इन एन एरिया विदाउट सॉइल या फिर पुअर सॉइल क्वालिटी, ऐसी जगह इसको हम उगा सकते हैं जहाँ पे या तो मिट्टी ना हो या तो मिट्टी क्वालिटी खराब हो। ठीक है, नेक्स्ट वन इज फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। आउटलाइन द स्टेप्स ऑफ केल्विन साइकिल। पहला क्वेश्चन, आउटलाइन करिए केल्विन साइकिल। द केल्विन साइकिल अकरिंग इन अ स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। पहले चीज जानिए ये होता कहाँ है केल्विन साइकिल, स्ट्रोमा किसके, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होगा। काम क्या, मेन चीज क्या है, 3 स्टेप में होता है। पहला स्टेप होता है कार्बन फिक्सेशन, दूसरा होता है रिडक्शन, तीसरा होता है रीजनरेशन। ठीक है, अब कार्बन फिक्सेशन जो होता है, कार्बन फिक्सेशन क्या होगा, जिसमें CO2 कंबाइंस विद राइबोस बिसफॉस्फेट, इसको RUBP बोलते हैं, तो फॉर्म्स 3-फॉस्फोग्लिसरेट। CO2 को कंबाइन करवा के हम RUBP बनाते हैं, यानी कि CO2 कंबाइन करवाएंगे तो रूबिलोज बिसफॉस्फेट जो होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, 3-फॉस्फोग्लिसरेट। नेक्स्ट स्टेप होता है रिडक्शन। अब ये 3-फॉस्फोग्लिसरेट को हम 3-PGA बोलते हैं। 3-PGA का कन्वर्जन होता है किसमें, इसमें ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट यानी G3P में। ठीक है, यूजिंग क्या यूज करके, ATP एंड NADPH। याद रखना एक्टिव प्रोसेस है ये। क्यों एक्टिव मैंने बोला, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, ATP का यूज हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट रीजनरेशन। अब फिर से हम G3P मॉलिक्यूल्स यानी कि फॉस्फोग्लिसरेट मॉलिक्यूल्स आर यूज्ड टू जनरेट RUBP। वापस हम देखो भाई, एक बार हमने पेट्रोल यूज किया, खत्म हो गया, तो पेट्रोल भी तो बाद में बनाएंगे ना, ताकि फिर से मशीन चल सके। तो वही हम यहाँ पे G3P मॉलिक्यूल यानी कि फॉस्फोग्लिसरेट को हम फिर बनाएंगे, ताकि हम क्या बना सके, RUBP बना सके, रूबिलोज बिसफॉस्फेट। ठीक है, इनेबलिंग द साइकिल टू कंटिन्यू, ताकि साइकिल कंटिन्यू रह सके। ठीक है, नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ जेड स्कीम इन फोटोसिंथेसिस। जेड स्कीम क्या है फोटोसिंथेसिस में, जेड स्कीम represents the flow of electrons through the photosystem second and first। जेड स्कीम बताता है कि इलेक्ट्रॉन्स का कैसे फ्लो हो रहा है फोटोसिस्टम सेकंड और फर्स्ट में। ठीक है, ड्यूरिंग द लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, जब लाइट डिपेंडेंट हो रही हो फोटोसिंथेसिस पे,
It illustrates the low light energy is used to generate ATP and NADPH which is essential for Calvin cycle. ये हमको बताता है कि लाइट एनर्जी को हम यूज कर रहे हैं ताकि हम क्या कर सकें, ATP का जनरेशन कर सकें और NADPH का जनरेशन कर सकें ताकि हम कैल्विन साइकिल को चला सकें। देखो ना ऊपर कैल्विन साइकिल चला रहे थे हम, तो यहाँ पे हमको ATP और NADPH का यूज कर ही रहे थे इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट वन इज डिफरेंशिएट बिटवीन C3 एंड C4 पैथवे। इन C3 प्लांट्स CO2 इज डायरेक्टली फिक्स्ड बाय RUBP। भाई C3 प्लांट्स में कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्ट कौन फिक्स करता है, रूबिलोज बिसफॉस्फेट यानी RUBP, ठीक है। कार्बोक्सिलेज इनटू 3 PGA बना रहे थे, ठीक है। और C4 में क्या है, C4 प्लांट में CO2 इनिशियली फिक्स कौन करता है, 4 कार्बन कंपाउंड, 4 कार्बन कंपाउंड कौन, ऑक्सैलो एसीटेट करवाता है, ठीक है। कहाँ पे, मेसोफिल सेल्स में, विच इज देन ट्रांसपोर्ट टू बंडल सीड सेल, जिसको बाद में बंडल सीड सेल में भेज दिया जाता है फॉर द कैल्विन साइकिल, ताकि हो सके इनमें कैल्विन साइकिल अब, ठीक है। अब होता क्या है, दिस एडाप्टेशन रिड्यूसेस द फोटो रेस्पिरेशन, ये क्या काम करेगा, फोटो रेस्पिरेशन को कम करेगा, एंड इज एडवांटेज इन हाई लाइट एंड टेम्परेचर कंडीशन, और ये फायदा होता है जब लाइट का अमाउंट बहुत ज्यादा हो और टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो तब, ठीक है। नेक्स्ट इज रेस्पिरेशन इन प्लांट, नेक्स्ट चैप्टर रेस्पिरेशन इन प्लांट। अच्छा, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस को समझाइए। ग्लाइकोलाइसिस क्या है, ग्लाइकोलाइसिस इज द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुवेट। ग्लाइकोलाइसिस क्या है, ग्लूकोज को जब हम पायरुवेट में तोड़ दें, देखो ग्लूकोज या 6 कार्बन कंपाउंड, जैसे 6 ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड है, इसको हम 3 कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं, जिसको बोलते हैं पायरुवेट, अकरिंग इन द साइटोप्लाज्म, और ये होगा कहाँ, साइटोप्लाज्म में होगा। इट इन्वॉल्व्स 10 एंजाइमेटिक स्टेप्स प्रोड्यूसिंग अ नेट गेन ऑफ 2 ATP, लास्ट में 2 ATP यहाँ पे नेट गेन होगा फायदे का, मॉलिक्यूल्स एंड 2 NADH मॉलिक्यूल पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल, हर एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल पे हमें 2 ATP मिलेगा और 2 NADPH का फायदा होगा, सॉरी 2 NADH का फायदा होगा, ठीक है। नेक्स्ट कहता है व्हाट इज द रोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ना सेलुलर रेस्पिरेशन, क्या फायदा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का या फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ATS का। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की मैं बात करूँ, इट लोकेटेड इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ये माइटोकॉन्ड्रियल की इनर वॉल पे होता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम NADH से FADH2 टू ऑक्सीजन थ्रू अ सीरीज ऑफ प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, एक सीरीज मतलब कि प्रोटीन कॉम्प्लेक्स के साथ में, जिसको बोलते हैं दिस प्रोसेस जनरेट द प्रोटॉन ग्रेडियंट, ये क्या करेगा, प्रोटॉन बढ़ा देगा, और जब एक जगह प्रोटॉन बहुत बढ़ जाएगा, ग्रेडियंट का मतलब कंसंट्रेशन, कहीं एक जगह ज़्यादा हो जाए एक जगह कम, तो क्या हुआ, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हुआ। तो अब इससे हुआ क्या, ड्राइविंग ATP सिंथेसिस थ्रू द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, यहाँ पे ATP का बनना होगा किसके थ्रू, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। देखो एरोबिक रेस्पिरेशन रिक्वायर्स ऑक्सीजन, एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, रिक्वायर्स ऑक्सीजन, एंड इंक्लूड्स ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस भी होगी, क्रेब साइकिल भी होगी, एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन भी होगा, और ये बनाएगा, इल्ड करेगा अप्रॉक्सीमेट 36-38 ATP पर मॉलिक्यूल, ये 36 से 38 ATP का फॉर्मेशन करवाएगा। एरोबिक रेस्पिरेशन अकर्स विदाउट ऑक्सीजन, एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है ऑक्सीजन के बिना होती है, लीडिंग टू फर्मेंटेशन, और ये फर्मेंटेशन प्रोसेस में चला जाता है, जो कि सिर्फ 2 ATP पर मॉलिक्यूल पर ग्लूकोज, 2 ATP पर ग्लूकोज सिंथेसाइज करवाता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। द ग्रोथ ऑफ प्लांट कैन बी डिवाइडेड इनटू, अच्छा क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द डिफरेंट फेज ऑफ ग्रोथ, प्लांट के ग्रोथ के डिफरेंट फेजेस क्या क्या है, तो इट इज डिवाइडेड इनटू 3 फेज, प्लांट के ग्रोथ के 3 फेजेस होते हैं। पहला है मेरिस्टेमेटिक फेज, ठीक है, दूसरा इलोंगेशन फेज, तीसरा है मैच्योरेशन फेज, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक जहाँ पे हाई एबिलिटी होती है ग्रोथ की, प्लांट यहाँ पे सेल बहुत एक्टिव होता है। इलोंगेशन जहाँ पे इसकी लंबाई चौड़ाई इंक्रीज होगी, साइज बढ़ेगा मेरिस्टेमेटिक जोन से। और मैच्योरेशन क्या होगा, जब प्लांट क्या करेगा, अपनी मैक्सिमम साइज एबिलिटी अटेन कर लेगा, अंडरगो डिफरेंशिएशन टू परफॉर्म्स स्पेसिफिक फंक्शन, जब अपना करने लगेगा उसे बोलते हैं मैच्योरेशन फेज, ठीक है जी। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज फोटोपीरियोडिज्म, एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस इन प्लांट। भाई फोटोपीरियोडिज्म क्या है, देखो फोटोपीरियोडिज्म इज अ फिजियोलॉजिकल रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म
ये फिजियोलॉजिकल रिएक्शन है किसकी, ऑर्गेनिज्म की, टू द लेंथ ऑफ डे और नाइट, और डे और नाइट के लेंथ में ही क्या के कंपैरिजन में। इन प्लांट इट रिफर्स टू द रिस्पॉन्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट टू द रिलेवेंट लेंथ ऑफ लाइट इन अ डार्क पीरियड। फोटो पीरियोडिज्म इज सिग्निफिकेंट बिकॉज, जरूर ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि बिकॉज इट हेल्प्स इन रेगुलेशन ऑफ फ्लावरिंग टाइम, क्योंकि ये हेल्प करता है फ्लावरिंग टाइम को रेगुलेट करने में, फ्लावरिंग टाइम को बनाने में। इंश्योरिंग दैट प्लांट फ्लावर एट द मोस्ट सुटेबल टाइम फॉर पॉलिनेशन, ताकि प्लांट बहुत सुटेबल टाइम पे फ्लावर का खिलना हो जाए ताकि पॉलिनेशन हो सके और सीड का प्रोडक्शन हो सके। इट ऑल्सो इन्फ्लुएंस अदर डेवलपमेंटल प्रोसेस सच एज सीड जर्मिनेशन एंड ट्यूबर फॉर्मेशन। ट्यूब फॉर्मेशन भी इनिशिएट करवाता है और सीड का जर्मिनेशन भी इनिशिएट करवाता है। नेक्स्ट इज डिस्क्राइब द प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेटर इन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। भाई देखो, ये फाइटो हार्मोन्स की बात कर रहे हैं। प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेटर यानी पीजीआरस, दे आर द केमिकल सब्सटेंस दैट इन्फ्लुएंस द वेरियस फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इन प्लांट। ये प्लांट्स में अलग अलग फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को बनाने में हेल्प करते हैं। दे कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाई इनटू 5 मेजर ग्रुप्स। 5 मेजर ग्रुप्स में क्लासिफाई हो सकते हैं। पहला ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन, एब्सिसिक एसिड। ठीक है, फंक्शन देख लो। ऑक्सिन प्रमोट्स सेल इलोंगेशन, सेल को बढ़ाएगा, रूट इनिशिएट करेगा बनने ताकि रूट बने, डिफरेंशिएट करेगा। जिबरेलिन क्या काम करेगा, स्टिमुलेट्स रूट इलोंगेशन, रूट का चौड़ाई बढ़ सके, लंबाई बढ़ सके, उसको देखेगा जिबरेलिन। और सीड जर्मिनेशन करवाने का हेल्प करेगा और फ्लावरिंग, फूल खिलने में। साइटोकाइन क्या करेगा, प्रमोट सेल डिवीजन करवाएगा ये। और डिले लीफ सीनेसेंस, सीनेसेंस का मतलब होता है बुढ़ापा, लीफ जल्दी ना ई पड़ जाए उसको रोकेगा कौन, साइटोकाइन। इनहांस द न्यूट्रिशन मोबिलाइजेशन, और न्यूट्रिशन की मोबिलाइजेशन, न्यूट्रिशन एक जगह रुके ना, फैलता रहे, उसको देखेगा। इथाइलिन इन्फ्लुएंस द फ्रूट राइपनिंग, इथाइलिन क्या काम करता है, फलों को पकाने का काम करेगा। लीफ एब्सेशन का काम करेगा। और फ्लावर सीनेसेंस, ताकि फ्लावर बूढ़ा ना हो। एब्सेसिक एसिड क्या करेगा, इंड्यूस सीड डॉर्मेंसी, सीड डॉर्मेंसी को बढ़ावा देगा। रेगुलेट्स द स्टोमेटल क्लोजर, स्टोमेटा को क्लोज करने में हेल्प करेगा। हेल्प प्लांट रिस्पॉन्स द स्ट्रेस कंडीशन, प्लांट को स्ट्रेस कंडीशन में सही करेगा, ध्यान रखेगा। आइए हम फिजियोलॉजी में चलते हैं, ह्यूमन फिजियोलॉजी में। पहला चैप्टर हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी में डाइजेशन का। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन ह्यूमन स्टमक। देखो, डाइजेशन इन ह्यूमन स्टमक इन्वॉल्व्स बोथ मैकेनिकल एज वेल एज केमिकल प्रोसेस। द स्टमक सेक्रेट्स गैस्ट्रिक जूस व्हिच कंटेन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिनोजन एंड म्यूकस। देखो होता क्या है, स्टमक जो है ना, जो पेप्सिन है, पेप्सिन बोलता है, पेप्सिन क्या करवाता है, देखो स्टमक के अंदर पेप्सिन जो है, मान के चलो कि HCl से बोलता है कि आप ना पूरा माहौल एसिडिक कर। क्यों, क्योंकि एसिड के प्रेजेंस में पेप्सिन कन्वर्ट हो जाता है पेप्सिनोजन में, और पेप्सिनोजन क्या करेगा, फिर आपके फूड में जो प्रोटीन है उसका डाइजेशन करवाएगा। ठीक है, द HCl क्रिएट्स एन एसिडिक इन्वायरमेंट विच कन्वर्ट्स पेप्सिनोजन इनटू एन एक्टिवेट फॉर्म पेप्सिन। अब पेप्सिनोजन क्या है, सॉरी पेप्सिन जो है, पेप्सिनोजन कन्वर्ट करवाएगा पेप्सिन में। पेप्सिन क्या करेगा, ब्रेक्स डाउन द प्रोटीन इनटू स्मॉलर पार्ट पेप्टाइड्स, छोटे पेप्टाइड्स में उसको तोड़ देगा। द चर्निंग मूवमेंट ऑफ स्टमक मिक्सिंग ऑफ फूड इनटू गैस्ट्रिक जूस फॉर्म्स अ सेमी लिक्विड सब्सटेंस कॉल्ड काइम। अब ये क्या करता है, उसको जो लिक्विड बन जाता है, मिक्स होता है, तो बोलते हैं काइम। द काइम इज then regularly released into the small intestine for the further digestion। अब यही काइम आगे जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में आगे की डाइजेशन करवाने के लिए। ठीक है, व्हाट इज द रोल ऑफ बाइल इन द डाइजेशन ऑफ फैट। देखो भाई, लीवर सेक्रेट करता है बाइल जूस। अब बाइल जूस का काम होता है ये इमल्सिफिकेशन का, मतलब फैट के मॉलिक्यूल्स को तोड़ने। बाइल प्रोड्यूस्ड बाय लीवर एंड स्टोर्ड इन द गैल ब्लैडर। और बाइल क्या है, लीवर निकालता है, स्टोर कौन करता है, गैल ब्लैडर। और ये प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट। बाइल कंटेन्स बाइल सॉल्ट which emulsifies the fat, breaking down them into small droplets। अब बाइल में क्या होता है, कुछ बाइल सॉल्ट होता है जो क्या काम करता है, फैट को तोड़ने। दिस इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक लाइपेज। अब ये पैनक्रियाटिक लाइपेज को भी बढ़वाता है। एन एंजाइम दैट फर्दर ब्रेक डाउन फैट्स इनटू फैटी एसिड। अब ये फैट को आगे फैटी एसिड में कन्वर्ट करवाएगा एंड ग्लिसरॉल में।
Bile also help in the absorption of fat soluble vitamins. अब बाइल जूस जो है फैट soluble vitamins को भी डाइजेस्ट करवाता है. क्यों भाई? क्योंकि फैट को डाइजेस्ट कर रहा है ना. फैट soluble कौन कौन है? ध्यान से याद देखिए. ADEK. ADEK are the fat soluble protein vitamins. याद रखिएगा. And elimination of waste materials like bilirubin. और वेस्ट मटेरियल भी निकालेगा, बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन. ठीक है, इसको भी निकलाएगा. एंड एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट लाइक बिलिरुबिन. Explain the structure and functions of villi into small intestine. The villi are finger-like projections lining the inner surface of small intestine. Each villus contains the network of blood capillary and lymphatic vessels called lacteal. ठीक है जी. The primary function of villi is to increase the surface area of absorption. Primary function होता है ये एरिया बढ़ा के absorption का रेट बढ़ा दे. The epithelial cell of villi have microvilli. Epithelial जो होती है इसकी सेल की विलाई की, वो उसमें होती है माइक्रोविलाई. ठीक है, जो ऐसे होती है माइक्रोविलाई, लेकिन वो ऐसे होगी. ठीक है, जबकि विलाई ऐसी होगी. ठीक है. And further enhancing the absorptive rate, nutrients like glucose, amino acid, fatty acid are absorbed through the villi into the bloodstream. Blood में ये absorb हो जाएगा. And lymphatic system, facilitating their transport to various parts of body. और ये क्या काम करेगा? अलग अलग पार्ट्स में इस न्यूट्रिशन को भेजा जाएगा. इस प्रोसेस बोलते हैं एसिमिलेशन. ठीक है. ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैस. नेक्स्ट आप define a vital capacity. What is its significance? Vital capacity is defined as the maximum volume of air can person breathe after a forced expiration. निकाला, निकालने के बाद जो फोर्स हो जाए उसे वाइटल बोलते हैं. ठीक है. और मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन ब्रीथ आउट. मैक्सिमम जितना पर्सन सांस को बाहर निकाल सके उसे हम कहते हैं वाइटल कैपेसिटी. आफ्टर फोर्सफुली इंस्पिरेशन, पहले पूरा की, अब जितना निकाल सके कहेगा वाइटल कैपेसिटी. ठीक है. इट रिप्रेजेंट्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर वन कैन रिन्यू इन देयर रेस्पिरेटरी सिस्टम इन अ सिंगल रेस्पिरेशन. Thus, greater the vital capacity, more the energy availability in the body. तभी बाबा रामदेव बोलते हैं. करिए. ठीक है. What are the major transport of mechanism for CO2? Explain. Nearly 20 to 25% of CO2 transport by hemoglobin of RBCs as carbamino hemoglobin. ठीक है जी. About 70% of CO2 is carried as a bicarbonate ion in plasma and around 7% is transported in a dissolved state. ठीक है जी, through plasma. ठीक है जी. The binding of CO2 hemoglobin is related to the partial pressure of CO2. ये ना partial pressure की वजह से रेगुलेट होता है. ठीक है जी, ये याद रखिएगा. नेक्स्ट है, why does diffusion of gases in alveolar region only, not in the other part of respiratory system? क्यों alveoli में ही होता है? देखो भाई, the efficient exchange of gases, the respiratory surface must have certain characteristics such as being thin, पतला हो, moist हो, little bit गीला हो, permeable हो, आर पार हो, respiratory gas, having large surface area ज़्यादा हो, being highly vascular और फिर vascularity भी हो. Only alveolar region possess these characteristics. और ये alveoli ही सारी characteristics को fulfill करता है. That's why it making the prime site for the diffusion of gas. तभी ये prime site बनाता है. Next one is body fluid and circulation. ठीक है जी. What are the components of blood and their function? ब्लड के कंपोनेंट्स बताइए और उसके फंक्शन बताइए. देखो, blood is composed of plasma membrane and formed elements. Plasma membrane is straw colored viscous fluid that constitute about 55% of blood. प्लाज्मा 55% होती है ब्लड में. The formed elements are, अब formed elements कौन कौन से होते हैं? RBC, WBC, प्लेटलेट्स. ठीक है जी, formed elements. ठीक है, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स, प्लेटलेट्स. ठीक है. रेड ब्लड क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करवाता है ऑक्सीजन का लंग्स से बॉडी टिश्यू में और कार्बन डाइऑक्साइड को पिक करवाएगा लंग्स. WBC प्रोवाइड्स इम्यूनिटी एंड प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन. प्लेटलेट्स करेगा प्लेन क्रूशियल रोल इन द ब्लड क्लॉटिंग. ठीक, क्लॉटिंग. ठीक है जी. नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट क्या है?
Explain the double circulation in human. Double circulation refers to the separate pathway of oxygenated and deoxygenated blood in the human body, and it is given by William Harvey. पहला है pulmonary circulation. Deoxygenated blood जो है pumped होगा from right ventricles to the lungs via the pulmonary artery से होते हुए. In the lungs, blood gets oxygenated and returns to the left atrium via pulmonary vein. Systematic circulation क्या है? Oxygenated blood is pumped from left ventricle to the rest of the body through aorta. After delivering oxygen to the tissue, deoxygenated blood returns in the right atrium via vena cava. Next है, what is significance of lymphatic system in human body? Lymphatic system का significance क्या है, जरूरत क्या है, importance क्या है? Lymphatic system is a network of vessels, nodes and organs that helps maintaining of fluid balance, defense against infections and transport dietary fats. It includes lymph nodes and lymphatic organs. Lymph क्या काम करेगा? इसमें clear fluid होगा that circulates through the lymphatic vessels carrying immune system and waste product को ये remove करेगा. ठीक है जी. लिम्फेटिक नोड क्या करेगा? स्मॉल बीन शेप स्ट्रक्चर होता है लिम्फ नोड स्ट्रक्चर का, दैट फिल्टर्स द लिम्फ. अभी क्या करेगा? लिम्फ को छानेगा, वेस्ट निकाल देगा एंड ट्रैप द पैथोजन, और ये पैथोजन्स को पकड़ेगा. लिम्फेटिक ऑर्गन क्या करता है? सच एज लिम्फेटिक ऑर्गन कौन कौन? सच एज स्प्लीन, थाइमस व्हिच प्लेज रोल इन इम्यून रिस्पांस एंड मैच्योरेशन ऑफ लिम्फोसाइट. ये लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन करवाते हैं. ठीक है. नेक्स्ट चैप्टर जी. नेक्स्ट है excretory product and their elimination. Excretory product and their elimination. Describe the structure of nephron. नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर. नेफ्रॉन क्या है? फंक्शनल यूनिट है किडनी की. इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं? पहला है ग्लोमेरुलस, ए नेटवर्क ऑफ कैपिलरी विच वेयर ब्लड फिल्ट्रेशन अकर. ग्लोमेरुलस वहाँ जहाँ पे ब्लड छनता है. ठीक है. नेक्स्ट है बॉमेंस कैप्सूल, जो कि आपको कुछ ऐसा दिखेगा. ठीक है जी. बॉमेंस कैप्सूल क्या है? इन केस द ग्लोमेरुलस कलेक्टिंग फिल्ट्रेशन, क्या करेगा? फिल्ट्रेशन को कलेक्ट करने का, जो निकला हुआ है, छना हुआ चाय पत्ती का जो छना हो उसको रखेगा. नेक्स्ट है पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल, जो क्या करेगा? रीअब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, आयंस एंड वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा. नेक्स्ट है लूप ऑफ हेनले, मेंटेन्स द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इन मेडुला. मेडुला में कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को इनिशिएट करेगा और मेंटेन करेगा. नेक्स्ट है डीसीटी, डिजिटल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल, फर्दर रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा और सेक्रीशन करवाएगा. देन नेक्स्ट है कलेक्टिंग डक्ट. कलेक्टिंग डक्ट क्या करेगा? कलेक्ट्स यूरिन फ्रॉम मल्टीपल नेफ्रॉन एंड ट्रांसपोर्ट इट इनटू द रीनल पेल्विक. ठीक है. नेक्स्ट है व्हाट इज द रोल ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन यानी एडीएच इन ऑस्मोरेगुलेशन. देखो, एडीएच रिलीजेस द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड. पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करता है एडीएच, इसको बोलते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन. क्या काम करेगा? इंक्रीजेस द परमिबिलिटी ऑफ कलेक्टिंग डक्ट. कलेक्टिंग डक्ट की परमिबिलिटी बढ़ा देगा, सोखने की क्षमता इन द किडनी. प्रमोटिंग वाटर रीअब्जॉर्प्शन एंड दस कंसंट्रेशन द यूरिन. अभी क्या करेगा? एडीएच क्या करवाएगा? वाटर को रीअब्जॉर्ब करवाएगा और यूरिन को कंसंट्रेट करवाएगा. और कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन को कंसंट्रेशन करवाना ही करवाता है. किस फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को हम कहते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म भी कहते हैं. ठीक है. दिस हेल्प इन मेंटेनिंग बॉडी वाटर बैलेंस, ताकि आपकी बॉडी से एक्सेस वाटर रिमूव ना हो सके. एक्सप्लेन द काउंटर करंट मैकेनिज्म इन द किडनी. बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट. मेरे से एक बार पूछा गया था. ठीक है. द काउंटर करंट मैकेनिज्म इन्वॉल्व्स द interaction between the flow of filtrate in the loop of Henle and blood in the vasa recta. This system creates and maintains the concentration gradient in the renal medulla, facilitating water absorption and production of concentration of urea. तो भाई मोटी मोटा कॉन्सिक्वेंस क्या है इसका? कंसंट्रेट करना यूरिया को, ताकि आपका बॉडी वाटर बैलेंस बना रहे. Next is locomotion and movement. Explain the sliding filament theory of muscle concentration. देखो भाई, the sliding filament theory of muscle contraction states that the actin protein जो होता है filament side पास में क्या होता है? मायोसिन के साथ. ठीक है. filament resulting in the shortening
shortening of sarcomere and thus muscle fiber. This process involves the formation of cross bridge between the actin and myosin. आप एक डायग्राम देख लो, कुछ ऐसा दिखेगा, मायोसिन प्रोटीन, मायोसिन, और ये डायग्राम बेस्ड है, इसमें मुझे डायग्राम डालना चाहिए था। और ये याद रखना, मसल्स जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं, ये जो एच बैंड्स होते हैं इसमें, इस कॉन्ट्रैक्शन में कैल्शियम आयंस का बहुत बड़ा रोल होता है, और ये एटीपी के साथ होता है, वेयर द नर्व इम्पल्स ट्रिगर्ड एंड रिलीज द कैल्शियम आयन। ये देखो Ca+2, ठीक है। These ion binds with troponin बोलते हैं इसको, troponin, causing a conformational change। conformational change क्या होता है भाई, याद करो, conformational, मान लो ये एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, अभी मैं इसको ट्विस्ट कर दूं, दिस इज कॉल्ड कॉन्फिगरेशनल चेंज, ठीक है। अब होता क्या है, ट्रोपोमायोसिन क्या करता है, अवे फ्रॉम द एक्टिव साइट ऑन एक्टिन, एक्टिन पे ट्रोपोमायोसिन लग जाएगा, उसकी कॉन्फिगरेशनल चेंज करेगा। मायोसिन हेड दैट बाइंड्स इन दीज एक्टिव साइट्स फॉर्मिंग अ क्रॉस ब्रिज एंड पुलिंग द एक्टिन प्रोटीन इनवर्ट्स एंड लीडिंग द मसल कॉन्ट्रैक्शन। अब ये क्या करेगा, अंदर इसके चला जाएगा और होगा क्या, इससे मसल का कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सार्कोमेयर। सार्कोमेयर की स्ट्रक्चर आप समझाइए। सार्कोमेयर इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मायोफाइब्रिल, याद रखना, मायोफाइब्रिल की स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट कौन होती है, सार्कोमेयर, ठीक है। इन अ मसल फाइबर इट डिफाइंस एज अ सेगमेंट बिटवीन टू सक्सेसिव जेड लाइन, दो सक्सेसिव एक के बाद एक के जेड लाइन को डिफाइन करते हैं। द सार्कोमेयर कंटेन्स थिक, मोटा फिलामेंट किसकी, मायोसिन की, एंड थिक फिलामेंट ऑफ एक्टिन की, अरेंज इन अ स्पेसिफिक पैटर्न, एक पैटर्न पे लगा होगा जहां पे ए बैंड क्रॉस करेगा, क्रॉसिंग द लेंथ ऑफ द मायोसिन फिलामेंट, while the I band containing only actin, याद रखना I band केवल एक्टिन प्रोटीन रखेगा, ठीक है। A band क्या करेगा, केवल मायोसिन फिलामेंट रखेगा। जो H band होता है, H zone जो होता है, H zone is the central part of A band where there is no overlapping of actin और मायोसिन। याद रखना H zone वो जोन है जहाँ पे ना तो एक्टिन होगा ना तो मायोसिन होगा, ठीक है। जो M लाइन है रन्स डाउन द सेंटर ऑफ H zone, H zone के सेंटर पे M लाइन चलेगी, होल्डिंग द मायोसिन फिलामेंट टुगेदर, और दोनों मायोसिन को साथ में पकड़ने का काम भी करेगी, ठीक है। द स्लाइडिंग एक्टिन फिलामेंट ओवर मायोसिन फिलामेंट ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन शॉर्टनिंग द सार्कोमेयर, सार्कोमेयर को छोटा कर देगी, लीडिंग टू द मसल कॉन्ट्रैक्शन। अब जब सार्कोमेयर छोटा हो जाएगा तो भाई दबेगी ना, मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी। नेक्स्ट वन इज न्यूरल कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट चैप्टर इज न्यूरल कोऑर्डिनेशन। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। जैसा मैंने बताया वहाँ पर सेल बॉडी होगा, देन राइट एक्सॉन, जैसे मैं बता चुका वहाँ बना ही देना। नेक्स्ट है व्हाट इज द रोल ऑफ माइलिन शीथ इन अ नर्व इम्पल्स कंडीशन। भाई माइलिन शीथ क्या है, नर्व इम्पल्स क्या है, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में होता है। माइलिन शीथ एक तरह का वायर का ऊपर का कोटिंग है ताकि वो नर्व मैसेज इधर उधर फैल ना सके, ठीक है। द माइलिन शीथ इज अ फैटी लेयर एंड इट एक्ट एज अ इंसुलेटेड एक्सॉन, इंक्रीज द स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन। The myelinated neurons impulses jump between nodes of Ranvier, जो कि गैप होता है। nodes of Ranvier किसको बोला, ये जो गैप है node of Ranvier बोलते हैं। is a process called saltatory condition which is faster than continuous conduction of unmyelinated neurons, ठीक है, जहाँ पे myelinated sheath ना हो, ठीक है जी, जहाँ पे myelinated sheath ना हो, ठीक है। Next is explain the mechanism of sympathetic synaptic transmission. The synaptic transmission involves क्या involve करेगा synaptic transmission? Arrival of impulse, neurotransmitter release, binding of receptor और termination. Arrival of impulse क्या होता है, action potential reaches the presynaptic neuron axon, पहले ही the impulse triggers the release of neurotransmitter into the synaptic cleft में जाए। neurotransmitter binds the receptors in the post-synaptic membrane generating the new action potential and ये post-synaptic neurons में, ठीक है। नेक्स्ट टर्मिनेशन में जहाँ पे neurotransmitter क्या करेगा, डिग्रेड हो जाएगा, रीअब्सॉर्ब करेगा, ट्रांसमिटिंग सिग्नल को वहाँ पे रोकेगा। नेक्स्ट वन इज केमिकल कोऑर्डिनेशन। Define the exocrine gland, endocrine gland and hormones.
एक्सोक्राइन क्या है भाई? द ग्लैंड दैट कर्व्स द सिक्रीजन ऑन द सरफेस ऑफ इनटू द पर्टिकुलर रीजन पे पूरा से पानी गिरा देना, पूरा हार्मोन गिरा देना। मीन्स ऑफ डक्ट फॉर द परफॉर्मिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटी दैट इज सीबेसियस ग्लैंड, जैसे अचानक बह जाए निकल जाए पसीना, स्वेट ग्लैंड, सिलेवरी ग्लैंड एंड इंटेस्टाइनल ग्लैंड जो पूरा निकल जाए, पूरा बह जाए। ठीक है जी, ठीक है। नेक्स्ट वन इज एंडोक्राइन क्या है? देखो, एन आइसोलेटेड ग्लैंड दैट सेक्रेट्स इंफॉर्मेशनल मॉलिक्यूल हार्मोन इनटू अ ब्लड स्ट्रीम, जो डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में दें और लिम्फ रीचिंग द टारगेट ऑर्गन, केवल टारगेट ऑर्गन पे ही जाए पाइप के थ्रू, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू। ठीक है, ग्लैंड्स इज नॉट कनेक्टेड इन द टारगेट ऑर्गन्स बाय अ डक्ट, देयरफॉर इट इज कॉल्ड द डक्टलेस ग्लैंड। एग्जांपल थायराइड ग्लैंड, डक्टलेस ग्लैंड यानी थायराइड ग्लैंड। ठीक है जी। हार्मोन क्या है? सब्सटेंस दैट मैन्युफैक्चर्ड और सेक्रेट इन अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी इनटू द ब्लड स्ट्रीम, हार्मोन्स बाय एन एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, और स्पेशलाइज्ड नर्व सेल्स रेगुलेट्स द ग्रोथ एंड फंक्शनिंग, जो कि ग्रोथ एंड फंक्शनिंग को भी मैटर करवाए ऑफ स्पेशल टिश्यू ऑर्गन्स इन द डिस्टेंट पार्ट। एग्जाम्पल इसका होगा इंसुलिन, जो आपकी बॉडी में क्या करवाता है? बॉडी शुगर को मेंटेन करवाता है। ठीक है, नेक्स्ट है लिस्ट द हार्मोन सेक्रेटेड बाय द फॉलोइंग, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, इन सब का बताइए। देखो भाई, हाइपोथैलेमस क्या करेगा? रिलीजेस हार्मोन कौन सा? एग्जांपल थायरोट्रोपिन, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन निकालेगा, इनहिबिटिंग हार्मोन निकालेगा। ठीक है, एग्जांपल ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन। ठीक है, पिट्यूटरी क्या करेगा? डिफरेंट पार्ट्स पे सेक्रेट करवाएगा ग्रोथ हार्मोन्स को, एग्जांपल जीएच हार्मोन या फिर प्रोलैक्टिन को भी निकलवाएगा। थायराइड ग्लैंड क्या करवाएगा? थायरॉक्सिन यानी T4 और थियोडोथायरोनिन निकलवाएगा, या फिर जिसको T3 बोलते हैं, और कैल्सिटोनिन निकलवाएगा। पैराथायराइड क्या करवाएगा? पैराथायराइड हार्मोन निकलवाएगा, PTH। एड्रिनल क्या करवाएगा? एड्रिनलिन हार्मोन, नोराड्रिन हार्मोन, कॉर्टिसोल एंड एल्डोस्टेरोन। पेनक्रियास क्या करेगा? इंसुलिन और ग्लूकागॉन निकलवाएगा। टेस्टोस्टेरोन, ओवरी, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। थाइमस क्या करेगा? थाइमोसिन निकलवाएगा। एट्रियम क्या करेगा? एट्रिनल नाइट्रेटिक्स पेप्टाइड निकलवाएगा, ANP। किडनी क्या करेगा? एरिथ्रोपोइटिनिन निकलवाएगा, पोइथिन। GI ट्रैक्ट क्या करवाएगा? गैस्ट्रिन सिक्रीशन और साइटो एंड क्लोरोसाइटोकाइनिन। आपको डायग्राम में ये सारी चीजें एक्सप्लेन करनी है। यहाँ पे हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, एड्रिनल, पेनक्रियास, टेस्टिस, ओवरी, थाइमस, एड्रियम और ये किडनी और GI ट्रैक्ट आपको डायग्राम में दिखाना, जो कि ये डायग्राम, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट देख लो। ये रहा पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पेनक्रियास, एड्रिनल, टेस्टिकल्स, और इसमें ये रहा आपका प्लेसेंटा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ओवरी, एड्रिनल, पेनक्रियास, थाइमस, पैराथायराइड, थायराइड, पिट्यूटरी एंड हाइपोथैलेमस और पीनिया। ठीक है, थैंक यू जी। आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कंप्लीट करवा दिए यहाँ पे। उम्मीद करते हैं आप सभी को ये लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर यहाँ तक आप पहुँचे हो तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करेंगे कि ऐसी वीडियोस हम हमेशा आपको ऐसे ही देते रहेंगे। उम्मीद करेंगे आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास का। टिल देन स्टे हेल्दी एंड बेस्ट विशेस।